अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एडमिशन टेस्ट बीएस, सीएस, एसई और आईटी का। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पूरा कंप्लीट एडमिशन टेस्ट किस किस्म का होता है। ये भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करेंगे तो सब यूनिवर्सिटी का तकरीबन टेस्ट सेम होता है। तो आज हम देखेंगे कंप्लीट टेस्ट कि वो टेस्ट किस किस्म का होता है, क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन द बैक साइड ऑफ द पेपर शीट इन ऑर्डर टू राइट एंड फिल इन योर नेम एंड रोल नंबर। आपको बैक साइड मिलेगी, एक और रोल नंबर स्लिप मिलेगी, उसके अंदर आपने अपना रोल नंबर, अपना सब कुछ एंटर करना है। काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि अगर हमारे पास 3 रोल नंबर स्लिप्स हो, यानी कि आईटी में भी अप्लाई किया, सीएस में भी अप्लाई किया और एससी में भी अप्लाई किया, तो हमारा पेपर क्या 3 दफ़ा होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपके पास ऐसा होगा कि जब आपने अप्लाई कर चुके होंगे तो आपके पास यहाँ पे ऊपर एक यहाँ पे ऐसे स्पेस बनी होगी रोल नंबर की, एक और स्पेस यहाँ पे इस तरह की एक और बनी होगी रोल नंबर की, और यहाँ पे तीसरी एक और स्पेस होगी रोल नंबर की, रोल नंबर स्लिप के ऊपर। जो आपको एक और पेपर मिलेगा जिसके ऊपर आपने OMR शीट जिसको कहते हैं, जिसके अंदर आपने आंसर्स एंटर करने होते हैं, तो उसके ऊपर 3 जगह बनी होंगी, यानी कि उसको कहेंगे कि आपके पास एडिशनल पेपर 1, एडिशनल पेपर 2, एडिशनल पेपर 3। तो ये नहीं कि अगर आपने अपने 2 सब्जेक्ट्स में अप्लाई किए हुए हैं, सीएस और आईटी में अप्लाई किया, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, और उसका रोल नंबर सीएस की जो रोल नंबर स्लिप होगी उसकी वो रोल नंबर होगा वो यहाँ लिख देंगे, और जो आईटी की रोल नंबर स्लिप होगी उसमें जो रोल नंबर होगा उसको यहाँ लिख देंगे। लेकिन जो नीचे पेपर होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक, क्योंकि बीएस, एससी, आईटी और सीएस का पेपर सेम आता है, ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो काफ़ी बच्चों को ये भी क्वेश्चन था कि सेम होता है कि नहीं होता, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो फर्दर ये वहाँ पे कुछ रूल्स लिखे होंगे। ऑल क्वेश्चन आर मल्टीपल चॉइस आंसर, ईच हैविंग 5 क्वेश्चंस एज ABCDE1 बट ओनली 1 चॉइस इज करेक्ट। कोई एक आंसर करेक्ट हो सकता है, ज़्यादा करेक्ट नहीं हो सकते। ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट लेके जाना है टू करेक्ट चॉइस ऑन द शीट। इनकम्प्लीटली फिल्ड सर्कल्स फिलिंग ऑफ मोर देन 1 अगेंस्ट अ क्वेश्चन एवर राइटिंग विल बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट। डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। और सेपरेट शीट्स मिलेंगी रफ वर्क के लिए। व्हेन फिनिश सबमिट योर आंसर शीट एज वेल एज द क्वेश्चन पेपर टू द एग्जामिनर एंड invigilators. The result declared will be final. No objection will be accepted nor will be answer sheets be shown. Okay. जब आपके पास कैलकुलेटर, सेल फोन्स एंड एनी अदर सिमिलर डिवाइसेस आर नॉट अलाउड। काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन था कि कैलकुलेटर्स अलाउ हैं, तो वहाँ पे मैंने उनको बोला कि आप ले जाएं, क्योंकि चंद एक इन्विजिलेटर्स होते हैं वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। लेकिन अगर आपको अलाउ कर दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो आपकी किस्मत है। ओके, उसके बाद देखते हैं पहला सेक्शन सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस सीरीज़ में देखा तो हमारे पास इस तरह के कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, आप देख सकते हैं इस किस्म के। और सिर्फ यही नहीं, हमारे पास सीक्वेंस सीरीज़ में हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस भी आता है, जिस तरह के ये वाले। और ये वाले अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस करने के लिए काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि कैसे हुआ है, तो चलेंगे इसको भी देखेंगे साथ में। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2, 7, 14, 23, 47। जैसे कि हमने शुरू में बात की थी, जब भी आपके पास सीक्वेंस में क्वेश्चंस आए तो आपने क्या करना है कि उनके दरमियान जो डिफरेंस है उनको सबसे पहले लिख लेना है। 6 और 1 के दरमियान क्या डिफरेंस, 6 - 1 करो तो 5, 15 - 6 करो तो हमारे पास क्या आता है 5, 6, 7, 8, 9। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है 9। नेक्स्ट नंबर के अंदर क्या डिफरेंस होगा हमें मालूम नहीं है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे अगर हम दोबारा देख लें, 66 - 45 करें तो 66 - 45 तो हमारे पास बनता है 21। और अगर 91 - 66 करें, 91 - 66 करें तो हमारे पास बनता है 25। तो एक बात और आप नोट कर लें कि इनके दरमियान जो सीरीज़ के दरमियान जो हमारे पास जो नेक्स्ट सीरीज़ आती है, जो हम खुद से बनाते हैं, उनका डिफरेंस लेके वही असल सीरीज़ होती है और उसी से ही हमारे आंसर्स आते हैं। तो आपने देखा कि 5 + 1 करो तो 6 आता है, 9 + 6 करो तो 15 आता है। लेकिन ये 5, 9 ये क्या रैंडम चल रहे हैं? नहीं। 5 के बाद ऑड नंबर कौन सा होता है 7, 7 के बाद क्या होता है 9, 21 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 23, 23 के बाद क्या होता है 25। इट मीन्स कि एक ऑड नंबर स्किप करके अगला ऑड नंबर पिछले वाले नंबर में ऐड कर दो। तो यानी कि 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 13, तो इट मीन्स नेक्स्ट क्या होना चाहिए 13। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 15, 15 के बाद नेक्स्ट क्या होगा 17। तो अब इसको देखिए ये सीक्वेंस चल रहा है। 17 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 19, 19 के बाद क्या है 21, 21 के बाद 23 स्किप करके 25। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास 9 के बाद 13 आए तो 13 + 15 करो तो हमारे पास आंसर आता है 28। तो यहाँ बीच में क्या आएगा 28।
तो हमारे पास आंसर है 28। इसी तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है इसी तरीके से सॉल्व होंगे कि हमने एक खुद से एक सीरीज़ निकालनी होती है और उस सीरीज़ को हमने सॉल्व करना होता है। वो डिफरेंस की सीरीज़ होती है और डिफरेंस की सीरीज़ अब होप्स हो कि आपको निकालने आ गई होगी। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर हम देखते हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर आप गौर करें तो 5.2, 4.8, 4.44, तो इनकी तरह किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, यानी पॉइंट्स का। पॉइंट्स का किस तरीके से आ रहा है कि 5.2 में से 4.8 को माइनस करो तो हमारे पास क्या आता है 0.4। ठीक है, ये वहाँ 12 गया 0.4, तो ये नहीं कि 4.8 में 0.4 ऐड कर तो 5.2 आता है। 4.8 से अगर मैं 0.4 माइनस करूँ तो हमारे पास क्या आता है 4.4, तो ये नहीं 4.4 से 0.4 और माइनस करो 4, तो नेक्स्ट का नंबर क्या आएगा, अगर 4 में से 0.4 में माइनस करूँ 0.0 तो यहाँ पे क्या आता है 3, यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 10 में से 4 गया 6.3 में से 0 गया 3.6, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा 3.6। ये थोड़ी इजी थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 14, 28, 20, 40, 32, 64। ये वाला सीक्वेंस में काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि 14, 28, 20, 40, 32, 64 जो आपको कॉमन लग रहा है वो आप कर लें। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 28, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 40, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 64। तो ये तो आपके पास कॉमन सा हो गया। ठीक है, ये कि नेक्स्ट नंबर कब आता है कि जब इस नंबर का जो हमें पता चल जाए उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड नंबर आ जाता है। लेकिन ये जो पहला नंबर है ये कैसे आएगा। ठीक है, 14 और 20 के दरमियान डिफरेंस चेक करो। 20 और 30 के दरमियान डिफरेंस जो है वो है हमारे पास कितना डिफरेंस है, यानी कि 14, 20 और 32, क्योंकि अगले नंबर तो उनको मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं तो पहले इनका डिफरेंस ले। 20 में से 14 माइनस करो तो कितना बनता है 6। 32 में से 20 माइनस करो तो हमारे पास कितना बनता है 12। और फिर इसका मतलब आपने देखा कि इसमें 6 का डिफरेंस था, इसमें 12 का डिफरेंस, यानी 6 1 6, 6 2 12 और 6 3 18, यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा 18। ये आपने खुद से सीक्वेंस जनरेट कर दिया, 18 कर दिया। तो यानी कि जो भी हमारे पास नेक्स्ट नंबर होगा, जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपने क्या करना है, सबसे पहले उनके दरमियान डिफरेंस देखना है क्या डिफरेंस आ रहा है। 2 और 7 के दरमियान डिफरेंस देखें तो 7 - 2 5, 14 - 7 7, 23 - 14 9। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, कितनी एडिशन हो रही है। 2 में 5 प्लस किया तो 7, 7 में 7 प्लस किया 14, 14 में 9 प्लस किया 23। तो ऊपर जो डिफरेंस है उसको अगर आप नोट करें तो कितना का डिफरेंस बन रहा है 5 7 है, यानी ऑड नंबर्स का डिफरेंस बन रहा है। तो इसमें कितना डिफरेंस आएगा, आगे कितना आना चाहिए 11, फिर उससे नेक्स्ट वाले में कितना चाहिए 13, तो ये बीच वाला नंबर क्या होगा, यानी 23 में 11 प्लस करें, 23 में अगर 11 प्लस करें 3 4 2 3 34, तो बीच वाला क्या होगा 34। 34 में 13 प्लस करें तो 47 आएगा, तो इट मीन्स कि ऑप्शन सी 34। नेक्स्ट देखते हैं 4 6 12 14 28 और हमारे पास 30, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अगर आप इसको देखें गौर से देखें तो 4 में 2 प्लस करो तो कितना बनता है 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 बनता है, 12 में 2 प्लस करो तो फिर क्या बनता है 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है 28, फिर इसमें प्लस 2 करो तो 30 बनता है। तो इट मीन्स के नेक्स्ट वाले को क्या करना होगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो गया 60। और आपको एक और बात बता दूं कि ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि इनमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत सिंपल दिए होते हैं सारे, जो हैंड से हो सकते हैं, आराम से हाथों से हो सकते हैं, बिल्कुल इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वाला किस किस्म का, नेक्स्ट वाला जो है वो थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा सोचने वाला है। वो किस तरीके से कि अगर आपने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस क्या बना आपके पास 9 - 4 5 का डिफरेंस बना, 13 - 9 किया तो हमारे पास 4 का डिफरेंस बना, 22 - 13 किया तो हमारे पास बना 9। अच्छा, 35 - 22 किया तो हमारे पास बना 8 9 10 11 12 13 का डिफरेंस बना। तो अगर आप गौर करें कि असल में सारी बात इस सीरीज़ में नहीं होती, उसके जो डिफरेंस होता है उनके सीरीज़ में होती है, क्योंकि सीरीज़ में उनके डिफरेंस के सीरीज़ में क्या वो आ रहा है, तो आपने उससे सेकंड सीरीज़ बनानी होती है खुद से ही। देखिए 5 4 9 30, इनमें क्या चल रहा है 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 9 कितना बनेगा 13 + 9 हमारे पास बना 13 + 9 करो तो 9 6 9 10 11 12 1 2 22। तो जो है हमारे पास
तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन सा ऐड होगा 22। तो अब 35 के अंदर क्या कर दें 22 को ऐड कर दें। 35 + 22 5 6 7 3 4 5 57 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि जो हर नया एडिशन वाला नंबर है उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो पिछले नंबर के साथ ऐड हो रहा है। जो भी डिफरेंस आ रहा है उनके दरमियान में वो हमारे पास ऐड हो जाएगा। यानी कि 4 + 9 किया तो हमारे पास क्या आया था 13 में अगर 22 प्लस किया 35 आया। तो जो 13 + 9 करोगे हर पिछले 2 कंसेक्टिव नंबर्स को हमने क्या करना है ऐड करना है और पिछले वाले नंबर के साथ ऐड करते जाओ तो अगला नंबर आएगा 57। तो इस तरीके से आपके नंबर आएंगे और ये सीरीज इस तरीके से चल रही है। ये इस तरह की सीरीज के अंदर क्या करना होता है आपने पहला लफ्ज़ देखना होता है, ठीक है, फिर बारी में दूसरा लफ्ज़ देते हैं। यहाँ पे देखो तो STU तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली V आएगा और फिर W आएगा, यानी कि पहला लफ्ज़ क्या आएगा V। नेक्स्ट क्या बना CDE FG यानी एक एक सीक्वेंस छोड़ रही हैं, सेकंड वाले को देख रहे हैं, ठीक है, ये वाले FG HI यानी कि नेक्स्ट I आना चाहिए। फिर नेक्स्ट DFHL। लेकिन अगर मुझे 2 लफ्ज़ से मिल जाता है तो काफ़ी है, क्योंकि पहला लफ्ज़ से मैं निकाल सकती क्या पहला लफ्ज़ कहीं V है तो इट मीन्स ये सीरीज़ को फॉलो करेगा। और H के बाद J आएगा, फिर J के बाद L आएगा, ठीक है, और I भी फॉलो कर रहा है, देखें V के बाद I और नेक्स्ट ऑटोमेटिकली J हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, अगर हम उसको देखें क्वेश्चन नंबर 8 को 2 6 18 54 यानी कि 2 6 18 54 है तो 2 को किससे हमने मल्टीप्लाई किया है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो 54। और फिर नेक्स्ट हम अगर देखें तो 54 को अगर मल्टीप्लाई पे 3 करो तो हमारे पास आता है 162। तो यहाँ पे ऑप्शन 162 गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 162 हो गया। और ये हमारा जो आंसर है हमने 30 सेकंड्स में सॉल्व किया, ठीक है। आपने एक दफ़ा पहले सीरीज़ को एकदम गौर से देखें इसमें बोल क्या रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आपसे हो जाएगा। अगर इसको हम देखें तो इसमें 544 - 509 करें, देखिए 544 - 509 अगर ये करें 35 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है 35। नेक्स्ट का डिफरेंस देखते हैं, यानी कि 509 - 574 509 - 474 तो हमारे पास आता है 35। यानी सब में जो है 35 का डिफरेंस आ रहा है। 35 माइनस करो तो नेक्स्ट नंबर आते हैं, तो यानी कि 439 में से भी हम 439 में से भी अगर हम 35 को माइनस करें 35 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 404। क्या 404 ऑप्शन गिवन है, बिल्कुल गिवन है, क्योंकि इन सब में से 35 माइनस हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह के बिल्कुल सिंपल होंगे, लेकिन बच्चे जो ऊपर डिफिकल्ट करके आए होंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। एक और ट्रिक ये है, इसकी एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे समझे ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि जब आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा हो तो लाजमी बात है या तो डिवीजन होगी या तो सब्ट्रैक्शन हुई होगी। डिवीजन हुई होगी तो एक कांस्टेंट टर्म से डिवीजन हुई होगी, यानी कि या तो लिखा होगा 2 और फिर -2, इस तरह नीचे नीचे गई होगी एक कांस्टेंट सीक्वेंस के साथ। लेकिन क्यों किसी के मल्टीपल में डिवीजन हुई होगी, ठीक है। लेकिन अगर वैसे ही देखें, अगर आप रैंडमली 544 509 इसका तो सब्ट्रैक्शन हुई है तो आपने डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। देखिए नंबर नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है कि पहले 544 था, फिर 439 देगी, नहीं कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जब इसकी वजह से नीचे जा रहा है। तो आपने भी सब्ट्रैक्शन सबसे पहले फॉलो करना है कि सबसे पहले सब्ट्रैक्शन देखनी क्या होती है कि नहीं होती। तो ये वाली ट्रिक आपके पास बहुत जल्दी काम करेगी। उसके बाद देखिए 53 40 40 27 ये में डबल नंबर का कोई मकसद नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है यहाँ पे सिंगल नंबर को ही देखना है, ठीक है। सिंगल नंबर की वजह से क्योंकि अगला नंबर वही होगा जो पिछला होगा, यानी कि पहला नंबर निकालो तो अगला फिर से वही नंबर लिख दो, पहले 40 निकाल लो तो अगला। लेकिन ये 53 का 40 आया कैसे ये देखते हैं। अगर हम 53 में से 40 को माइनस करें, 53 माइनस अगर हम 40 करें तो हमारे पास बनता है 13, ठीक है। 53 में से अगर हम 40 को माइनस करें 13 बनता है। अच्छा 40 में से अगर 27 को माइनस करें, 40 में से अगर 27 को माइनस करें तो हमारे पास बनता है फिर से 13। तो फिर क्या बनता है डिफरेंस 13। तो यानी कि 27 में से नेक्स्ट नंबर कौन सा माइनस होगा 13 नंबर का, यानी 27 में से माइनस करें 13 को तो हमारे पास क्या बनता है 14। 27 में से 13 माइनस करें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर बनता है 14। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 14 गया 14 और ये आंसर हम 30 सेकंड्स के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर इसमें भी कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 6 26 एंड 4 26। ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है और इसमें काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए भी जो रूल इन्होंने यूज़ किया है वो है इसकी
सीक्वेंस का रूल, यानी कि इसके जो नेक्स्ट जो इसके डिफरेंस है उनका रूल, 1 6 26 एंड देन 4 26। इसको कैसे यूज़ किया, 1 और 6 में कितना डिफरेंस है, 5 का। तो यानी कि 6 में हमने ऐसा क्या ऐड किया कि हमारे पास 26 आ गया, ठीक है। और 26 और में कितना डिफरेंस है, 20 का। तो यानी कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है, 20। ऐसे किया है कि हमने 6 में से 1 को डिफरेंस किया तो 5 का डिफरेंस आया, 26 और 6 का डिफरेंस किया तो 20 का डिफरेंस आया। तो इट मीन्स कि जब भी हमारा पिछला नंबर होगा उसको लिख लें और उसके अंदर क्या करें, उसका जो भी डिफरेंस उसको 4 से मल्टीप्लाई करें और नेक्स्ट नंबर उसके अंदर ऐड कर दें। यानी कि 5 4 20, 20 + 6 26, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब इसी डिफरेंस को हमने दोबारा से मल्टीप्लाई करें 4, जैसे इसको मल्टीप्लाई 5 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करें 24 क्या बना 80 और 80 + 26 तो क्या बना 6 और 8 9 10 106 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास सीक्वेंस क्या बना 5 × 4 20 × 4 और यहाँ पे 80 × 26। तो इस तरीके से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि इस वाले का आंसर कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसको नेक्स्ट को सेटिस्फाई करना है कि तो आपके पास कोई इसका आंसर कोई और वैलिड आंसर है तो आप इसका आंसर कमेंट में जाके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इससे हेल्प मिल सके। तो जो एक सीक्वेंस के हो सकते हैं 1 से 2 ज़्यादा हल हो, लेकिन उसका ऑप्शन ना गिवन है तो हम जो सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर होता है हम उसी को चूज़ करते हैं। तो इसमें देखें तो BCD यहाँ पे किसका डिफरेंस है, EFGH, ये देखिए BCD हर 3 के बाद एक का डिफरेंस देना है। देखिए इस तरह से आपने अल्फ़ाबेट से हमेशा एक नया जो भी हमारे पास सेकंड सीरीज़ बनेगी उसको आपने ऊपर लिख लेना है। BCD 3 बना के E ऊपर लिख दिया, FGH यानी कि I ऊपर और फिर J यानी J के बाद क्या आएगा JK यानी JKL और फिर एक सीक्वेंस फिर M ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन J के बाद क्या आएगा, J के बाद K आएगा, ये सिंपल था। ADGJMPS, ये यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं ये कैसे हुआ है। तो अगर इसको हम देखें तो A के बाद D कैसे आता है, A, तो ये हमारे पास इस तरीके से आया है कि हमारे पास A के बाद क्या होता है BC, D के बाद क्या होता है EF, G के बाद होता है HI, J के बाद क्या होता है KL, फिर M के बाद क्या आता है NO, P के बाद क्या आता है QR, तो S के बाद क्या आएगा यानी कि TU और नेक्स्ट आएगा V, तो हमारे पास आएगा V। तो यानी कि हर 2 का डिफरेंस छोड़ के फिर नेक्स्ट नंबर जो है हमारे पास आ रहा है, तो लास्ट वाले के बाद क्या आएगा कि उसके बाद 2 नंबर्स या 2 अल्फ़ाबेट्स छोड़े TU और फिर नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट आएगा V, तो इसका करेक्ट आंसर है V। इस वाले को देखते हैं, अगर इसको आप गौर से देखें तो या तो वीक के नेम्स बनेंगे या तो मंथ्स के नेम बन रहे हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नेक्स्ट अगस्त, तो ये हमारे पास होगा अगस्त। ये कुछ ज़्यादा ही ट्रिकी था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी था। आपने वीक्स के, मंथ्स के, इनके नेम को ज़रूर फॉलो करना है। अगर बिल्कुल ही रैंडम है तो इट मीन्स कि वो किसी मंथ्स को या वीक्स ऑफ द डेज़ को या तो फिर किसी कुछ ख़ास चीज़ को ना फॉलो कर रहा है, किसी और पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें रटी हुई है लेकिन हमें अभी याद नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करनी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और नेक्स्ट अगस्त, यानी बिल्कुल ही रैंडम था तो इसलिए कोई और सीरीज़ इसमें फॉलो हो रही थी। नेक्स्ट देखते हैं BCD, ये है आप लोगों का होमवर्क, आप समझे आप लोगों का असाइनमेंट है। तो इसका जो आंसर होगा, जो भी आप असाइनमेंट्स के तौर पे जो मैंने आपको आंसर्स दिया उनके आंसर आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। शॉर्ट में छोटे छोटे करके ये शॉर्ट वीडियोस, यानी कि वीडियोस, एक बच्ची पूछ रही थी कम्युनिटी टैब कहाँ होता है, तो ये एक होता है होम टैब, फिर होता है वीडियोस का, फिर होता है शॉर्ट्स का, फिर उसके बाद यहाँ पे होता है प्लेलिस्ट एंड फिर यहाँ पे जाके होता है कम्युनिटी टैब, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए जिनको यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो रहा था कम्युनिटी टैब में जाने के लिए, तो वहाँ पे है कम्युनिटी टैब। आप कम्युनिटी टैब में जाके लिंक्स शेयर देख सकते हैं। इन पास्ट पेपर के मैंने सारे लिंक्स शेयर कर दूंगी आपके साथ। आप पूरा पेपर खुद से सॉल्व करना चाहें खुद भी कर सकते हैं। और भी ढेर सारे पेपर हैं, 2015 का है, 16 का भी है, 17 का भी 17 का नहीं, 19 का है, 21 का है। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, खुद उनको सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंट आउट कराना चाहते हैं प्रिंट आउट करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का हुआ असाइनमेंट के तौर पे, और इसका जो आंसर होगा आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है कि है हमारे पास क्वांटिटेटिव एंड अरिथमेटिक पोर्शन।
क्वांटिटेटिव एंड अरिथमेटिक बहुत ज़्यादा ही मज़े के होते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी होते हैं। तो इनको करने के लिए थोड़ा सा जो है ना आपको फोकस होकर देखना पड़ता है कि क्या होने वाला है। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ टू बी फेंस्ड ऑन 3 साइड्स लीविंग अ साइड ऑफ 20 फीट अनकवर्ड। रेक्टेंगुलर है तो इस किस्म की शेप होगी, सही है। और ये वाली साइड में कितनी साइड इन्होंने छोड़ी है, 20 फीट की एक साइड जो है उन्होंने कहा कि उसकी फेंस नहीं लगानी, इसमें फेंसिंग लगानी यानी कि बाड़ लगानी है इसकी, ठीक है, और एक साइड नहीं लगानी है। और एक साइड कितनी है, 20 फीट की। इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया कितना है, 680 स्क्वायर फीट, हाउ मेनी फीट ऑफ फेंसिंग वुड बी रिक्वायर्ड। यानी कि 680 इसका एरिया है, तो एरिया यानी कि लेंथ है और ये विथ है और एरिया गिवन है, तो लेंथ इंटू विथ कितना होता है, एरिया। तो लेंथ गिवन नहीं है और विथ कितनी है, 20 इज इक्वल्स टू एरिया 680। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि लेंथ अपनी जगह पे रखूँ और 680 डिवाइडेड बाय 20 कर दूँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 1 2 3 6 2 4 8, लेंथ इज इक्वल्स टू 34। तो हमें पता है कि लेंथ जब 34 हो चुकी है, यानी कि लेंथ जो है हमारे पास 34 है, तो ये इसके ऑपोजिट, रेक्टेंगुलर के ऑपोजिट साइड भी क्या होगी, 34, और विथ के ऑपोजिट साइड क्या होगी, 20। तो इन तीनों को ज़रा मल्टीप्लाई करें और फिर आंसर देखें क्या सेम आंसर आता है, यानी कि 34 प्लस 34 प्लस 20, तो हमारे पास क्या आया, 88। क्या 88 का ऑप्शन गिवन है, बिल्कुल गिवन है, क्योंकि फेंसिंग ए साइड पे नहीं है, बाकी तीनों साइड पे है, तो इट मीन्स कि 88 का ऑप्शन वैलिड है। तो ये इस तरह का थोड़ा ट्रिकी था, इसके अंदर आपने लेंथ का फार्मूला एरिया का फार्मूला यूज़ करना था और इन्होंने आपसे यूज़ करवा लिया। इन द फर्स्ट 10 आवर्स ऑफ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2। मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देती, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी रहा आपका असाइनमेंट में, इसको करेंगे हम शॉर्ट्स में करने के लिए। ऑफ द फॉलोइंग, एक दफ़ा आपको बता देती हूँ कि इन द फर्स्ट 10 आवर्स, पहले 10 आवर्स में जो है गेम, द रन रेट वाज ओनली 3.2। जो रन रेट का जो रेट था वो 3.2 था। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 आवर्स। टोटल कितने आवर्स होते हैं, टोटल होते हैं 50 आवर्स, ठीक है। और टोटल टारगेट कितना है, यानी दूसरी टीम ने हमें 282 का रन्स का टारगेट दिया है, और इन्होंने बोला कि 10 ओवर्स हो गए और उसके अंदर इन्होंने 3.2 जो है इन्होंने रन रेट रहा है। तो बताओ कितने 40 ओवर्स हैं, तो 40 ओवर्स में इनका कितना रन रेट होना चाहिए ताकि वो 282 को क्रॉस कर जाएं। तो वो बताने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व, क्योंकि जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगी और तब तक आप अपने क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ ग्रेटर दैन 1/2, तो 1/2 आपको पता है कितना होता है, 0.5। इन सबको पॉइंट्स में लिख दें, क्योंकि फ्रैक्शन में हमें नहीं पता कौन सा कितनी चीज़ बड़ी होती है। 2 डिवाइडेड बाई 5 करो तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा करना है 0.4, तो ये हमारे पास आ गया 0.4। 4 डिवाइडेड बाई 7, 4 डिवाइडेड बाई 7 किया तो हमारे पास आया 0.57। 4 डिवाइडेड बाई 9 किया हमारे पास, 4 डिवाइडेड बाई 9 किया तो हमारे पास आया 0.4444, 0.444। 5 डिवाइडेड बाई 11, 5 डिवाइडेड बाई 11, 0.454, 0.454। लास्ट हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 13, 6 डिवाइडेड बाई 13, ये किया तो हमारे पास है 0.461, 0.461। ओके, तो यहाँ आपने ये नहीं करना कि इनमें में से हाईएस्ट ढूंढ लेना कि इनमें से हाईएस्ट कौन सा। इन्होंने बोला ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ ग्रेटर देन 1/2, 0.5 से बड़ा कौन है, तो 0.57, ये इससे बड़ा हो गया। 0.5 तक नहीं, 3 डेसिमल राउंड डिजिट्स तक आपने आंसर लिखने। देखिए यहाँ पे भी 0.4 आता है, यहाँ पे भी 0.4, 0.4, तो आपने 3 तक लिखने हैं ताकि अगर कोई सेम भी हो जाए तो दोबारा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वेट मेटल वेट 6 पाउंड्स, हाउ मच विल अनदर क्यूब ऑफ द सेम मेटल वेट इफ इट्स साइड्स आर ट्वाइस एज लॉन्ग। यहाँ पे एक मेटल क्यूब की बात की गई है और ये क्वेश्चन भी आपने खुद करना है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। मेटल क्यूब बनाना है, वेट, ये रहा हमारे पास मेटल क्यूब। मेटल क्यूब का उन्होंने बोला कि एक जो मेटल क्यूब है, ये तो बिल्कुल ही रफ बन गया, इसको छोड़ें। मेटल क्यूब है वो बिल्कुल सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इन्होंने बोला जो मेटल क्यूब है उसका साइज़ कितना है, 6 पाउंड,
6 पाउंड साइज है। हाउ मच विल अनदर क्यूब ऑफ द सेम मेटल वेट इफ इट्स हाइट्स आर ट्वाइस एज लॉन्ग। यानी कि मेटल का जो वेट होगा वो सेम होगा, मेटल चेंज नहीं होगा, लेकिन उनका जो ये क्यूब है, ये जो साइड्स हैं ये क्या होगी हैं, सबकी साइड से थोड़ी बड़ी होगी हैं। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जब सारी की सारी साइड्स ट्वाइस होगी हैं तो क्या करेंगे, 6 2 12। नहीं, बिल्कुल इसका आंसर 12 नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, 12 इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। चलें खुद करा देती हूँ कि यहाँ पे जब वॉल्यूम की बात हो रही है, यानी कि लेंथ, विड्थ और यहाँ पे जो साइड पे इन्होंने हाइट टाइप दी हुई है, ये हमने करनी है, इनको कैलकुलेट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करनी है। यानी कि हमारे पास 6 पाउंड्स का है तो यहाँ पे सारी कितनी होगी, ये साइड्स बड़ी होगी, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास ये किस तरीके से आता है, अगर ये सारी 2 2 है, यानी 2 2 4 4 2 8 2 2 6, तो यानी कि उसका क्यूब लेना है, जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसका क्यूब लेना है। करना अब आपने इसको खुद है, ठीक है। इतना बता दिया कि 12 इसका आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि इसकी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करना है, इसका वॉल्यूम से ताल्लुक है। और ये वॉल्यूम से ताल्लुक क्यों है, क्योंकि मेटल में इन्होंने बोला कि मेटल सेम है, यानी कि डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। जब डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 2⁻30 + 2⁻30 + 2⁻30 + 2⁻30। इसको सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं क्या हमारे पास जो एक कॉमन अगर हम लेंगे तो फिर वो क्या सेम आएगा। 2⁻30 को अगर हम इसको बाहर ऐसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, और ऐसा करते हैं इसको, 4 को मल्टीप्लाई करा देते हैं इसके साथ, तो क्या बनता है हमारे पास, वेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें क्या बोला है, 14 28 20 40 32 एंड 64। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हर सेकंड नंबर है पिछले नंबर से मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है और साथ में नेक्स्ट नंबर आ गया। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो 28, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो 40, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 64। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ये नेक्स्ट नंबर देखें, इनके दरमियान डिफरेंस देखें तो क्या है कि 28 में से 8 निकालो, 8 माइनस करो तो क्या बना 20, 40 में से -8 करो तो क्या बना 32, 30 यानी कि फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा 32। जो भी सेकंड नंबर होता है वो सेकंड का मल्टीप्लाई होता है, यानी 14 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया 28, 28 में से 8 निकाले 20 आ गया, फिर 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40, 40 में से 8 किया 32, 32 में से 2 मल्टीप्लाई किया 64। अब 64 में से अगेन हमने 8 माइनस करना है तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा 56, 56 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो तो एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती रहेगी। तो इसका आंसर क्या है 56। नेक्स्ट करते हैं 2 6 18 54। तो इसका जो हमने 2⁻30 + 2⁻30 + 2⁻30 + 2⁻30, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्यों 4 टाइम रिपीट हुआ तो 4 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2⁻30, यानी कॉमन ले लिया 4, यानी 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब ये 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2⁻30 हो रहा है तो क्या मैं इसकी बेस 2 लिख सकती हूँ, यानी कि 2⁻2 इंटू 2⁻30। जब भी हमें पता है कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, 2⁻32। तो 2⁻32 इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि 4 को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8, 8⁻30। अगर मैं 8⁻30 का आंसर निकालूं, यानी कि 8⁻30 का अगर मैं आंसर निकालूं तो ये हमारे पास बनता है 1.23796 इंटू 10⁻27। लेकिन जो हमने इसको ऐड करके आंसर निकाला वो आंसर क्या था 4296। और 2⁻32 का अगर हम आंसर निकालें, यानी कि 2⁻32 का आंसर निकालें तो 4294967296 सेम आंसर आता है, जो कि बिल्कुल वही आंसर है। तो काफ़ी बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो चुके थे और काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया कि 2⁻32 इतने बड़े उसके बराबर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको समझने में काफ़ी देर लगती है बच्चों को, लेकिन है थोड़ा इजी। तो हम करते हैं इनको। इन 1 आवर अ बोट गोज 14 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग द स्ट्रीम and 8 kilometer against the stream. The speed of the boat in still water in kilometer per hour is. अब हमने यहाँ पे इसके इक्वेशंस लिख लिए हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि पानी जो है ये समझे पानी बह रहा है, ठीक है, और इस तरीके से कोई आबशार बह रही है, ठीक है, ये आबशार तो नहीं कहूँगी, सॉरी, पानी बह रहा है इस तरीके से कि डाउन द स्ट्रीम आ रहा है, यानी पानी नीचे की तरफ आ रहा है इस तरीके से, ठीक है।
कहते हैं कि इन आवर 1 घंटे के अंदर अ बोट गोज 14 किलोमीटर आवर अलॉन्ग द स्ट्रीम। 14 किलोमीटर चली है, 14 किलोमीटर पर आवर चली है एंड 8 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट का मतलब यह है कि 14 किलोमीटर तक वो नीचे गई है और 8 किलोमीटर ऊपर आई है, यानी कि 8 किलोमीटर ऊपर। अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या मतलब है कि पानी आगे बह रहा है तो कश्ती पीछे की तरफ आई है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर इज, कि उस कश्ती की स्पीड बताने कितनी होगी। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जब वो पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था तब उस पानी के उसकी जो स्पीड थी वो ए थी। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और पानी की जो स्पीड थी वो बी थी। तो हमें इन्होंने बोला कि ए प्लस बी, यानी कि अब हमने प्लस क्यों किया माइनस क्यों किया मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, पानी आपको नीचे लेके जा रहा है, यानी पानी नीचे जा रहा है तो ऊपर से कश्ती भी नीचे की तरफ जा रही है, बोट है, ठीक है। तो दोनों की स्पीड क्या ऐड नहीं हो जाएगी? ये पानी भी उसको नीचे खींच के लेके जा रहा है, बोट अपनी स्पीड लगा रही, तो दोनों की स्पीड तो ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये तो उसको भगा के लेके जा रहा है। पानी ऑब्वियसली पानी पहले से नीचे जा रहा है तो बोट भी उसी के साथ साथ तैरने लग जाएगी। और फिर जब बोट वैसे भी तैरनी थी तो बोट की अगर अपनी स्पीड लगा दो तो उसके साथ ऐड हो जाएगी, यानी कि पहले ही नीचे जा रही थी तो बोट की और स्पीड आई तो उसके साथ और चलेगी। तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी स्पीड बोट की अपनी स्पीड और साथ में जो है स्ट्रीम की स्पीड वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो टोटल ऐड होगी क्या आई 14, क्योंकि अलॉन्ग द स्ट्रीम कि पानी जो है आगे की तरफ बह रहा है और बोट जो है पीछे की तरफ आ रही है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो पानी की जो हमारे पास है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और जो ए है उसमें से माइनस कर दो स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि स्ट्रीम उसको मदद नहीं कर रही बल्कि उसकी स्पीड को कम कर रही है। यानी जो ये नहर की जो स्पीड है वो बोट की स्पीड को कम कर रही, तो हम क्या कहेंगे उसकी स्पीड माइनस कर दो उसमें से, तो वो कितनी बनती है 8। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को अगर देखें तो क्या इनको सॉल्व कर सकते हैं कि ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, बी कैंसिल हो गया। तो अगर हम इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं असल में, ठीक है, तो ए प्लस ए, यहाँ नीचे अगर आप लिखना चाहें मैं साइड पे लिख देती हूँ, 2a इज इक्वल्स टू 14 प्लस 8 कितना हुआ, 14 प्लस 8 कितना हुआ हमारे पास 22। ये 22 हुआ तो 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, a इज इक्वल्स टू 11। तो हमारे पास स्पीड ऑफ द बोट कितनी आई 11 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अ बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स 8 hours 48 minutes टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. What is the ratio between the speed of the boat and speed of the water current respect? यहाँ पे इन्होंने हमें खुफिया तरीके से हमें डिस्टेंस का फार्मूला लगाने को बोला है। किस तरीके से? आपको पता है स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। जब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है तो डिस्टेंस कैसे कवर करते हैं, डी इज इक्वल्स टू ए स्पीड इंटू टाइम। ये हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। चूंकि अगर मैं बोलूँ कि ऐसे एक नहर बह रही है, मतलब इस तरीके से एक नहर बह रही है, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है, जब कश्ती उसके साथ जाएगी तो फिर क्या होगा कि जो कश्ती की स्पीड समझे x है और जो नदी की स्पीड है समझे y है, वो दोनों क्या हो रही हैं, ऐड हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कश्ती उल्टी तरफ आ रही है, माने ऑपोजिट आ रही है, नीचे से वापस ऊपर की तरफ आ रही है, तो क्या होगा कि जो कश्ती की स्पीड है उसमें से नहर की स्पीड को माइनस कर दो तो हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। लेकिन जब कश्ती ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी तो क्या स्पीडों में जाएगी? जब आप उस चढ़ाई से नीचे की तरफ उतरते हैं, यानी जब आप उतराई उतरते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, सॉरी आपका टाइम कम हो जाता है। टाइम किस तरीके से कम हो जाता है कि आप शायद 2 मिनट में नीचे उतर जाएं, लेकिन जब नीचे से ये चढ़ाई चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आपकी तो स्पीड जो है ना, स्पीड तो कम होती ही होती है, साथ में आपकी वो भी कम हो जाता है, सॉरी टाइम ज़्यादा हो जाता है आपका। इसके एग्जाम्पल ऐसे ले रहे हैं, समझे कि आप एक मीज़ार की तरफ जा रहे हैं जिसकी 200 सीढ़ियाँ, ठीक है। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको 2 घंटे लगे, लेकिन आप जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपको 1 घंटा लगा। क्यों? क्योंकि नीचे से जब ऊपर से नीचे आ रहे थे आप ग्रेविटी की डायरेक्शन में थे, उसी के अलॉन्ग थे। जब अलॉन्ग थे तो आपको टाइम कम लगा, आप वो भी आपको नीचे खींच रही है और आप खुद भी नीचे जाना चाह रहे हैं। जब आप उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं तो आपको कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट चल रही हैं, ग्रेविटी आपको नीचे पुल कर रही है और आप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यही सीन यहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जब स्ट्रीम के अलॉन्ग कश्ती चल रही थी तो इनको टाइम कम लगा, और जब ऑपोजिट अगेंस्ट चल रही थी टाइम ज़्यादा लगा। जब अप स्ट्रीम यानी कि कश्ती नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी, अप आ रही थी, तो उनको क्या कितना टाइम लगा 8 hours 48 minutes। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 8.8 hours, ठीक है। और जब कश्ती वाली टेक्स 4 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन, जब ऊपर से नीचे जा रही थी उसको 4 घंटे लगे, यानी कि वो तो स्पीड उसके अलॉन्ग थी, यानी कि डाउन स्ट्रीम कश्ती भी नीचे की तरफ जा रही है और पानी भी नीचे की तरफ बह रहा है, तो उसको कम टाइम लगा। लेकिन जब नीचे से ऊपर आए तो उसको ज़्यादा डबल टाइम लगा, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि लगा।
व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द वाटर करंट रिस्पेक्टिवली। अब हमें बताना है कि स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द वाटर करंट रिस्पेक्टिवली इन दोनों में कितना रेशियो का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या पता है कि डिस्टेंस हमें पता है कि इन दोनों का सेम है, ठीक है। हमने पहले डिस्टेंस फाइंड करना है कि डिस्टेंस का कहते हैं कि मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, अ बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स फॉर 8.8 आवर्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस व्हाइल इट टेक्स 4 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्टेंस कितना है। तो यानी कि डिस्टेंस कितना है, ST, यानी कि ये इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर होगा, क्यों नहर तो ऊपर बड़ी छोटी नहीं हुई बल्कि उसकी फ्लो की वजह से टाइम का ड्यूरेशन चेंज हुआ है। लेकिन बाकी जो है, अगर पहले भी स्ट्रीम 4 किलोमीटर दूर थी तो अभी भी 4 किलोमीटर का ही फासला है, इतना कोई फ़र्क नहीं आया, इतना क्या मतलब फ़र्क ही नहीं आया, तो डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। तो हम पहले स्पीड ऑफ द पहले वाली कंडीशन लिख लेते हैं, यानी कि स्पीड कितनी है पहले x, और फिर साथ में लिख लेते हैं जब वो क्या हो रही थी, क्या कहते हैं, अब अप स्ट्रीम आ रही थी, ऊपर की तरफ आ रही थी, यानी ये कंडीशन किसके लिख रही हूँ मैं, अप स्ट्रीम के लिए, ठीक है। जब कश्ती नीचे से ऊपर आ रही थी तो उसको टाइम कितना लगा, 8.8 आवर्स। ये बिल्कुल इसके बराबर है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रही थी और उसको कितने घंटे लगे, 4। तो अगर हम इसकी अब रेशो निकालें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई के फॉर्म में इसका आंसर लिखे, तो अब ऐसा कर सकते हैं, वाई x 8.8, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिवाइडेड बाई, यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे, तो उस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 4 को ज़रा 8.8 पे डिवाइड करो तो 4 2 ज़र 8 0.4 2 ज़र 8, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है y = 2.2 और यहाँ पे साथ x आ जाएगा 2.2x, ठीक है। ये तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आपने यूज़ कैसे करना है इसको हम देखेंगे। तो अब इस इक्वेशन को हमने ऐसे यूज़ करना है कि हमें पता है कि जब नीचे जब भी कोई चीज़ y + x = y - x, यानी कि जो कश्ती की स्पीड थी, अगर आप इसको ऐसे ना लिखें, आप इसको इस तरीके से लिखें, अगर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x + y = x - y, चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखें तो आपको एक और चीज़ क्लियर कराना चाहूँगी रेशो के हिसाब से, रेशो के हवाले से कि वो क्या चीज़ है। तो इस तरीके से मैं लिखना चाह रही हूँ, अगर आप उस तरीके से लिखते हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर इक्वेशन इस तरह मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम किसी को भी ले सकते हैं, हम इसको बोलेंगे इसकी स्पीड इतनी है, क्योंकि हमने सिर्फ y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। y की वैल्यू मैं पहले पुट करूँ या बाद में पुट करूँ, बात एक ही होगी। तो y की वैल्यू क्या है, 2.2x, तो x + 2.2x, y की जगह मैंने वैल्यू पुट की, इक्वल है x - 2.2x। तो ये आंसर क्या है, 2.2 + 1 करो, असल में तो यहाँ 1 ही है ना, तो ये क्या बना, 3.2x = x - 2.2 के तो -1.2x। अब जब x दोनों तरफ है तो दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या है, 3.2 = -1.2। एक और बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो रेशो होती है उसके दरमियान में हमारे पास ये माइनस जो है मैटर नहीं करता, ठीक है। माइनस मैटर नहीं करता, जब हम रेशो निकालते हैं तो माइनस कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब अगर हम इसकी रेशो निकालें, यानी कि 3 अगर ये जो इक्वल है, क्या मैं इसको अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई पे 1 हो रहा है, तो यहाँ पे सही है ना कि 1 को 1.2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.2 ही आंसर आता है, तो यहाँ पे जाके डिवाइड कर सकती हूँ, यानी कि 3.2 डिवाइडेड बाय 1.2, ऐसे कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि 3.2 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये हमारे पास आंसर क्या देता है, 8 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 8:3। ये डिवीजन को मैं रेशो में लिख सकती हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, 8:3। हो सके आपको समझ आ गई होगी। और ये डाउन द स्ट्रीम और अप द स्ट्रीम का ही क्वेश्चन था कि डाउन द स्ट्रीम हो तो हमारे पास स्पीड ज़्यादा हो जाती है और टाइम कम लगता है, और अगर अप स्ट्रीम हो यानी कि नीचे से अगर ऊपर जा रही हो, यानी ऊपर की तरफ जा रही, अप स्ट्रीम यानी ऊपर की तरफ, ठीक है, अप, तो हमारे पास टाइम ज़्यादा हो जाता है लेकिन स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास है √2 - √3 का होल स्क्वायर। ये मैथ्स का फार्मूला यहाँ पे हुआ है कि a - b का होल स्क्वायर। a - b का अगर होल स्क्वायर आप निकालें तो आपने इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना कि आपने इसको बैठ के पूरा तोड़ने मोड़ने बैठ जाना कि पहले √2 2 दफ़ा लिखे तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, नहीं, फार्मूला है आपके पास ये है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल है हमारे पास a² + b² - 2ab। जब माइनस होता है तो माइनस, जब बीच में माइनस होता है तो 2ab के साथ माइनस आ जाता है, अगर प्लस होता है 2ab के साथ प्लस आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको करें तो a की वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 × √3, ये हमारे पास आया स्क्वायर, और √ कट गए, स्क्वायर √ कट गए, और आगे हमारे पास क्या बना, 2 + 3 - 2 √2 और √3 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, √2 3 = 6,
कॉमन लेके अंडर रूट को, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 5 - 2 अंडर रूट 6, क्या यहाँ पे कहीं है 5 - 2 अंडर रूट 6? हाँ बिल्कुल यहाँ है, ये पहला ऑप्शन 5 - 2 अंडर रूट 6, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट 5 फीट पर सेकंड, हाउ मेनी फीट डज इट ट्रेवल इन 1 आवर? ये बिल्कुल वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है कि इफ एन ऑब्जेक्ट 5 फीट पर सेकंड यानी 5 फीट पर सेकंड, क्या है इसका मतलब? ये क्या हमें क्या दी हुई है? स्पीड गिवन है हमारे पास। और उसके बाद हमें क्या गिवन है? हाउ मेनी फीट का मतलब है डिस्टेंस, हमें फीट एज अ डिस्टेंस यूज हुआ है और हमें डिस्टेंस जो है मालूम नहीं है, ठीक है। डज इट ट्रेवल इन 1 आवर, और इसने 1 घंटे में टाइम कितना दिया हुआ है? 1 आवर। 1 आवर अगर टाइम दिया है तो 1 और उधर स्पीड किस में दी है? सेकंड्स में। इस बात का लाजमी ख्याल रखना है, अगर 1 आवर यानी टाइम घंटे में दिया है, सेकंड्स में दिया, मिनट्स में दिया, आपने देखना है कि फार्मूले में या तो फिर आपके जो उधर इक्वेशंस बन रही है उनमें कौन सा यूज़ हो रहा है। पर सेकंड में बात की तो आपने क्या कर देना, इसको सेकंड में कर देना। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड हो गए। तो आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम है तो स्पीड कितनी है? 5 मल्टीप्लाई पे 60 किया तो 5 6 30, 300 आपका डिस्टेंस है। 300 फीट डिस्टेंस आपका आ गया। टुडे इज सैटरडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी, यानी कि हर 7 दिनों बाद क्या होता है? टुडे इज सैटरडे, अगर आज सैटरडे है तो हर 7 दिनों बाद क्या आएगा? सैटरडे आएगा। तो जब हर 7 दिनों बाद सैटरडे आएगा तो 61 को अगर मैं डिवाइड बाय 7 कर दूँ तो हमारे पास आता है 7 8 are 56 आएगा। 7 8 are 56 किया तो हमारे पास कितना आया? 5 रिमेनिंग बच गया। तो यानी कि 8 टाइम्स तो हमारे पास सैटरडे आएगा, लेकिन उसके बाद रिमेनिंग कितने दिन रह गए? 5। तो सैटरडे के बाद 5 दिन और गिन ले। सैटरडे, संडे, मंडे, सैटरडे के बाद संडे 1 हो गया, ठीक है, 5 करने और। मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और 5वां क्या होगा? थर्सडे। तो अगर आज आप खुद भी अगर उसमें गूगल पे जाके देखें तो आप कहेंगे सैटरडे, आज सैटरडे तो 61 डेज क्या बात होगी, क्या होगा? तो होगा थर्सडे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पार्ट ए, थर्सडे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अ बॉक्स कंटेन्स 9 balls नंबर 1 through 9. 1 ball is removed at random from the box and replaced. This process is repeated 2 more times. The number on the balls that are removed from the box are written down in the order they are removed, forming a 3-digit number. How many different 3-digit number can be obtained in this way? अच्छा, ये जो है ना कम्बिनेशन परमुटेशन का जो है आपका चैप्टर है, चैप्टर 7 मैथ्स का, फर्स्ट ईयर का चैप्टर 7 जो है मैथ्स का, उसका है कम्बिनेशन और परम्यूटेशन के फार्मूले। वहाँ पे यहाँ पे जो है यहाँ पे 2-3 जो हमारे पास यूज़ हुए हैं ये क्वेश्चंस, यहाँ पे वहाँ पे कम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन के फार्मूला यूज़ हुए हैं। आपने कम्बिनेशन परम्यूटेशन के फार्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, उनके प्रॉब्लम्स को देखना है, क्योंकि उनमें से 3-4 सवाल लाजमी आते हैं क्वान्टिटेटिव एंड अरिथमेटिक पोर्शन में, ठीक है। तो चलते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले जो बात इस क्वेश्चन में लिखी हुई है कि अ बॉक्स कंटेन 9 balls, यानी इसमें बॉल्स कितनी है टोटल? बॉल्स इक्वल टू 9 और उनकी नंबरिंग हुई है 1 से लेकर 9 तक, यानी बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3, बॉल नंबर 4, बॉल नंबर 5, बॉल नंबर 6, बॉल नंबर 7, बॉल नंबर 8 एंड बॉल नंबर 9, ठीक है। 1 ball इज रिमूव एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स एंड रिप्लेस, यानी मैंने एक बॉक्स में से, इस बॉक्स में से जो है मैंने एक बॉल उठाई, समझे नंबर 1 बॉल उठाई, यहाँ रखी, और जो भी मैंने यहाँ बॉल रखी उसको मैंने वापस रख दिया उसी जगह पे, ठीक है। और हुआ ये कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा था, वो वहाँ पे नोट कर रहा था इस कम्बिनेशन को, ठीक है। दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 more times, 2 दफ़ा और हुआ, यानी कि एक बॉल फिर यहाँ किसने रखी, फिर यहाँ किसने रखी, 3 का सेट बना, ठीक है। आर रिमूव्ड एंड रिटन डाउन इन द ऑर्डर दे आर रिमूव्ड, फॉर्मिंग अ 3-digit नंबर, 3 डिजिट्स का नंबर बनेगा। हाउ मेनी डिफरेंट 3-digit नंबर्स कैन बी ऑब्टेन इन दिस वे, यानी कि पहले इस यहाँ पे आने के कितने चांसेस हैं, यहाँ पे कितनी दफ़ा ये बॉल्स में से कौन सी बॉल कितनी टाइम्स, या मैं बोल रहा हूँ कि पहली दफ़ा में क्या चांस है कि यहाँ पे कौन सी बॉल आएगी? 1 का चांस है, बिल्कुल है। 2 का चांस है, 3 का है, 4 का है, 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी आ सकती है। टोटल चांसेस कितने हैं? 9। तो जब मैंने उस बॉल को वापस रख दिया तो अभी भी क्या टोटल चांसेस उतने ही है? हाँ बिल्कुल उतने ही है। क्यों? क्योंकि मैंने उस 9 को उठा के साइड पे नहीं रखा, बल्कि मैंने उसको ये नहीं कहा कि दोबारा रिप्लेस मत करो, मैंने उसको वापस अंदर रख दिया, तो दोबारा से 9 चांसेस पूरे हो गए। तो दोबारा से मैं क्या कह सकती हूँ? 9। यहाँ पे भी 9 में से कोई भी बॉल आ सकती है, 9 नंबर वाली बॉल नहीं है। ये 9 शो ये कर रही है कि 1 से लेकर
9 तक कोई भी बॉल आ सकती है। टोटल 9 बॉल्स है, तो 9 बॉल्स में से कोई भी आ सकती है। मैंने उस बॉल को दोबारा रिप्लेस कर दिया, यानी कि एंड रिप्लेस। ये रिप्लेस का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे रिप्लेस ना लिखा होता तो यहाँ पे आप 8 लिख रहे होते। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि 9 बॉल रिमूव हो चुकी, तो पीछे कितनी बॉल्स रहेगी? 8। फिर वो बॉल भी रिमूव होगी तो पीछे कितनी बॉल रहेगी? 7। तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई कराते हैं। लेकिन अब हमें कह रहे हैं कि बार बार बॉल रिप्लेस हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोबारा से 9 लिख रहे हैं, क्योंकि दोबारा चांसेस मुकम्मल हो जाते हैं। जो 9 की पावर 3 ले रहे हैं, यानी कि 9 को 9.9.9, यानी कि 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारे पास आता है 729। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, 729। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रैंड मदर एंड डॉटर विश टू अरेंज देमसेल्व्स इन अ रो इन ऑर्डर टू बी फोटोग्राफ, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी अरेंज। तो जो परमुटेशन यहाँ पे यूज़ होगी, परमुटेशन में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 3 के फैक्टोरियल लेंगे। 3 का फैक्टोरियल लिया तो हमारे पास क्या आया? इक्वल टू 3 × 2 × 1, 3 2 ज़ार 6। 6 तरह के कम्बिनेशन बन सकते हैं, इसमें खुद को अरेंज कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जब 6 हमारे पास इस तरीके से आया है कि जब 3 लोग हैं तो 3 का फैक्टोरियल लेंगे, यानी कि 6 तरीके से, नहीं है तो ग्रैंड मदर आएगी या मदर आएगी या फिर डॉटर आएगी, ठीक है। फिर यहाँ तो ग्रैंड मदर आएगी या फिर डॉटर आएगी या फिर मदर आएगी। ग्रैंड मदर तो बीच में पहले आ गई, अब मदर को शुरू में लेकर आते हैं। मदर आएगी, ग्रैंड मदर आएगी या तो डॉटर आएगी, मदर आएगी, डॉटर आएगी या फिर ग्रैंड मदर आएगी। अब डॉटर को शुरू में लेते हैं, डॉटर आएगी, ग्रैंड मदर आएगी या फिर मदर आएगी, डॉटर आएगी, मदर आएगी या ग्रैंड डॉटर आएगी। इसके अलावा कोई कम्बिनेशन नहीं। अगर आप बोलेंगे जी को एंड पे रखो, जी एंड पे कितनी दफ़ा है? 1 2 टाइम्स एंड पे, ठीक है। और डी भी 2 टाइम्स एंड पे, एम भी 2 टाइम्स एंड पे आके, शुरू में बीच में भी आ गया, तो 6 तरह के टोटल कम्बिनेशन बन सकते हैं। इसके अलावा और कोई कम्बिनेशन नहीं बन सकते, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन्स 9 बॉल्स नंबर 1 through 9. 3 balls are removed at random from the box one after another and are not replaced. अब यहाँ पे उनको रिप्लेस नहीं किया गया। The balls that were removed from were placed in the hat. How many possible different combination are there in the balls in the hat? यहाँ पे इन्होंने बोला 1 by 1 बॉल निकालें, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 balls are removed at random. 3 balls at a time निकाली जा रही हैं, यानी कि जो भी ये बॉक्स है इसमें से 3 बॉल्स का जो सेट है वो एक साथ निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये नहीं बोला कि आपने ना जो 3 बॉल्स हैं उनका ये बताना है कि वो किस ऑर्डर में पड़ी होंगी, यानी कि उसका पहले 3 इधर लिखा है, 4 इधर लिखा है, 9 इधर लिखा है, या फिर 7 इधर लिखा है, 2 इधर लिखा है, या तो फिर 6 इधर लिखा है, या तो फिर 2 इधर लिखा है, 6 इधर लिखा है, 7 ये ऑर्डर नहीं पूछा। उन्होंने बोला कितने तरह का सेट बन सकते हैं, कितने सेट हम बना सकते हैं। बॉल्स दैट वर रिमूव्ड और रिप्लेस्ड, हाउ मेनी पॉसिबल डिफरेंट कम्बिनेशंस। कम्बिनेशन का फार्मूला आपको पता होगा ना, कम्बिनेशन होते हैं एन का फैक्टोरियल, कम्बिनेशन का फार्मूला, ठीक है। एन चूज आर, एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो टोटल कितनी बॉल्स है? 9, तो टोटल एन कितने होंगे? 9, तो मीन्स के 9 का फैक्टोरियल। और आर कितना है, कितनी बॉल्स निकालनी है? 3, यानी कि आर क्या हुआ? 3 का फैक्टोरियल, और एन माइनस एन यानी 9 - 3 का फैक्टोरियल। तो 9 का फैक्टोरियल लिया डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, और 9 - 3 करो तो 6 का फैक्टोरियल आ गया। तो अब इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है, अगर आपने डायरेक्ट शॉर्टकट में करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरह ये मैंने लिखा है कि 9 चूज आर, आर का मतलब 3। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था ना 9 चूज आर, इसका फार्मूला है यहाँ एन चूज आर। तो एन क्या है? 3, एन क्या है? 9 है, और आर क्या है? 3 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रही हूँ, 9 लिख के और शिफ्ट, और यहाँ पे देखें डिवीजन के ऊपर कम्बिनेशन सी आर लिखा है, एन सी आर, ठीक है। और एन पे परमुटेशन के लिए मुझे कम्बिनेशन चाहिए, तो डिवीजन क्लिक करके, और फिर आर कितना है? 3 है, तो मैं 3 करूँगी, तो ऑप्शन निकालूंगी 84। 84 इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप इसको खुद से मैनुअली करना चाहते हैं तो डिवीजन करके फिर 9 का फैक्टोरियल निकालें। यहाँ से यहाँ पे क्या होगा? फैक्टोरियल निकल आएगा। फैक्टोरियल निकालने के बाद आपने क्या करना है कि 3 का फैक्टोरियल निकालना है। 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किससे के साथ? 6 के फैक्टोरियल के साथ। तो आपके पास फिर भी आंसर क्या आएगा? 84 आएगा। लेकिन वो शॉर्टकट था इसलिए मैंने फ़ौरन आपको बता दिया ताकि आपकी ईजी रहे। अगर कभी कैलकुलेटर अलाउ हो आपको तो आप इजी से कम्बिनेशन परमुटेशन निकाल सकते हैं। काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता, कैलकुलेटर से ईजिली हम कम्बिनेशन परमुटेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि शिफ्ट के साथ अगर हम NCR यानी कम्बिनेशन और NPR करेंगे तो परमुटेशन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह की और भी सारी हैक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जो हम फ़ौरन अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सपोज 2 डाइस आर रोल्ड वंस एंड दैट द पॉसिबल 36 पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, कंप्यूटर प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द। अच्छा 6 डाइस है, एक डाइस है, ठीक है, ये भी एक डाइस है और यहाँ पे भी एक डाइस है। अब इन डाइस वो हो रहा है कि इस डाइस को मैं कितनी दफ़ा घुमा सकती हूँ? 6 टाइम्स, और इस डाइस को भी मैं कितनी दफ़ा घुमा सकती हूँ? 6 टाइम्स। सॉरी, कितने फेसेस इस पे? 6, और इस पे भी कितने? 6। मतलब टाइम्स का मतलब ये था
कि कितने तरह के आउटकम्स आ सकते हैं, यानी 6 फेसेस और 6 तरह के, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। 6 यहाँ पे कितना आएगा 6। तो टोटल कितना हमारे पास कम्बिनेशन बन सकते हैं 6 × 6 36। टोटल कितने पॉइंट्स बने 36। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन हमसे ये बोला है कि यानी कि यहाँ पे या तो हो सकता है कि क्या कम्बिनेशन बनी है, तो 1 हो, यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे 1 आ जाए। इस तरह के ढेर सारे कम्बिनेशन कितने टोटल बनेंगे 36। लेकिन उन्होंने हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसा कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द 2 फेसेस इज इवन। ठीक है, कि जो हमारे पास इवन आंसर आए, जो दोनों को सम करो, यानी यहाँ पे भी 1 आए तो यहाँ पे 1 आए, तो इन दोनों को प्लस किया तो 2 आए, इवन नंबर आए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने इसको किया 5 किया और फिर इधर भी क्या आना चाहिए 5, और ये क्या आ जाएगा 10, ये भी इवन है। तो मैं आपको एक रूल बता दूं, इवन नंबर कब आते हैं एडिशन से, जब दोनों नंबर इवन प्लस इवन करो तो हमारे पास क्या आता है, इवन आंसर आता है। एक और इवन तब आता है जब ऑड में ऑड ही ऐड करो, ठीक है, तब भी हमारे पास क्या आता है, इवन आता है। लेकिन अगर ऑड में इवन प्लस करो, यानी 5 में अगर मैं 2 प्लस करूँ तो 7 आ जाएगा, ये कभी भी इवन नहीं आएगा, ऑड आएगा। तो ऑड में ऑड प्लस करो या फिर इवन में इवन प्लस करो, तब जाके हमारे पास आंसर क्या आता है, इवन आता है। तो अगर आप इसको देखें तो मैं कह सकती हूँ कि कितने हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे इसमें इवन आने के। ठीक है, तो इस पे कितने फेसेस हैं, इवन, तो 2 4 6, ये तीनों फेसेस है इवन वाले। इस पे भी इवन वाले कितने फेसेस हैं, 2 4 एंड 6, 3। तो 3 और 3 का करो तो 3 × 3 9, इसका कम्बिनेशन निकालो, इसमें कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं इवन नंबर्स के, 9। तो एक 9 आ गया। अब मुझे पता है कि ऑड नंबर से भी इवन नंबर आंसर आता है, तो ऑड नंबर को ऐड करना है। कितने ऑड नंबर्स है इसमें, 1 3 और 5, ये ऑड नंबर है। इसमें भी कितने ऑर्डर है, 1 3 एंड 5। तो इसमें भी कितना हुआ हमारे पास कम्बिनेशन आया, प्लस 9। ठीक है, प्लस क्यों किया, ताकि दोनों तरह से आ सकते हैं, यानी 9। ये जो 3 इसके ऑप्शन पॉसिबल आउटकम्स है, इसके भी 3 पॉसिबल आउटकम्स 3 हैं। तो 3 × 3 9, क्योंकि 1 के साथ 3 भी आ सकते हैं, 1 के साथ 5 भी आ सकते हैं, 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 के साथ 5 आ सकता है। इस तरह हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स इस तरीके से निकल आएंगे। तो 9 + 9 कितना हुआ हमारे पास, 18। 9 + 9 जब 18 हो गया तो हमारे पास पता है कि टोटल आउटकम्स कितने थे, 36। तो 36 में 18 तरह के ऐसे हमारे पास कम्बिनेशन बन सकते हैं जिसमें हमारे पास आंसर क्या होगा, इवन। तो जब इसको हम इसका निकालें, डिवीजन करें, तो 18 1 × 18, 18 2 × 36, तो 1/2 आंसर हमारे पास आ गया। होप्स आपको समझ आ रही होगी कि ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया कि इवन तब आता है जब इवन के अंदर इवन को ऐड किया जाए, और इवन तब भी आता है जब ऑड के अंदर ऑड ऐड किया जाए। तो हमने एक डाइस में दोनों तरफ इवन ले लिए, यानी कि इवन नंबर्स, इसमें कितने इवन नंबर है 3, इसमें कितने इवन नंबर्स थे सेकंड डाइस में 3। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया कितने कम्बिनेशन बन रहे थे, 9, 3 3 = 9। इसमें ऑड नंबर्स कितने थे 3, और इसमें भी हमने ऑड नंबर लिए, तो इसमें कितने थे 3। तो टोटल कितने बने 9। तो इन दोनों को ऐड किया कि टोटल कम्बिनेशन कितने बनेंगे 18। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो है, देयर आर 10 बॉल्स इन अ बॉक्स। 10 बॉल्स हैं एक बॉक्स के अंदर, 4 वाइट हैं, 6 ब्लैक हैं। 3 बॉल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉक्स। 3 बॉल्स को हमने निकाला बॉक्स से, 1 आफ्टर अनदर, एक दूसरे के एक के बाद दिख रहे, यानी एक साथ नहीं निकाला। देयर कलर अननोटेड, हमने उनके कलर्स नहीं देखे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट अ 4th बॉल रिमूव फ्रॉम द बॉक्स इज वाइट। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो चौथा बॉल हम निकालेंगे वो वाइट ही होगा। अज्यूम डेट द 10 बॉल्स आर इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। और हर एक के पास इक्वली लाइकली चांस है कि वो निकल सकता है, यानी हमने कोई उसमें समझे कि हमने आगे पीछे हेरा फेरी नहीं करनी कि वो किस तरीके से निकल रहे हैं। इक्वली लाइकली चांसेस है उनके पास, लेकिन हमें इतना पता है कि 4 वाइट हैं और 6 ब्लैक हैं। चलें इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर किस तरीके से निकलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है 10 में से 4 के चांसेस कितने हैं आने के, 10 टोटल बॉल्स हैं, कितनी है टोटल, और इनमें से वाइट के आने के चांसेस कितने हैं 4। तो ये क्या बनेगा 4 / 10, यानी कि 10 में से 4 टाइम्स वाइट के आने के चांसेस हैं। तो अगर इसको हम रिड्यूस करें तो 2 2 = 4, 2 5 = 10, तो 2 / 5, ये ऑप्शन ए, ये सिंपल था। इफ़ द नंबर 5 × 2 इज डिविजिबल बाय 6 देन स्टेरिक इज, यानी कि 5 और एक नंबर मिसिंग है और 2 है, अगर वो डिविजिबल बाय 6 है तो वो स्टेरिक नंबर क्या है। तो मैं आपको एक हिंट बता दूं, एक ट्रिक बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। यहाँ पे इस ट्रिक को आप मार्क कर लें।
क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको करने भी चाहिए, क्योंकि 5, 6, 7 में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं। जिस नंबर के आखिर में 2 या 3 आए वो नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि द लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, 2 या फिर 3 होना चाहिए। 2 या 3 होगा तो डिविजिबल बाय 6 होगा, लेकिन एक और कंडीशन, ये तो कंडीशन 1 है ना। कंडीशन 2 क्या है कि जब उन जितने भी नंबरों का सम करें डिविजिबल होना चाहिए, उन सारों का जो सम करेंगे वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो अगर हम इसको 2 तो है, ठीक है, ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, 2 या 3 में से कोई एक नंबर होना चाहिए लास्ट नंबर, 2 या 3 तो है। अब देखिए इसका सम करते हैं, 5, 6, 7 है इसका सम, ठीक है, लेकिन बीच वाला नंबर क्या होना चाहिए, ऐसा क्या सम करें कि डिविजिबल बाय 3 हो। अगर उसमें 2 सम करें तो 7 + 2 9, कि 9 डिविजिबल बाय 3 है, तो इट मीन्स के बीच वाला नंबर क्या होगा, 7 होगा। लेकिन अगर आप उसमें 7 डाल दें, 7 + 7 14 डिविजिबल बाय 3 है, नहीं। 3 डाल दें, 7 8 9 10 डिविजिबल बाय 3 है, नहीं। 6 डाल दें, 7 8 9 10 11 12 13 डिविजिबल बाय 3 है, नहीं। नन ऑफ द अबव। लेकिन 2 तो है, 7 8 9 9 3 3 = 9, तो ये डिविजिबल बाय है। अगर आप 5 यहाँ पे बीच में 2 और फिर 2, ये जो स्टेरिक मार्क था ये 2 होगा, हमारा ऑप्शन ए है। अगर 5 2 को डिवाइड बाय 6 करो तो आंसर देखो आपके पास क्या आता है, 5 2 2 डिवाइडेड बाय 6 करो तो ऑप्शन आता है, आंसर आता है 87, तो इट मीन्स करेक्ट है। P एंड Q इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, P और Q 2 बंदे हैं, P है और एक Q है, उन्होंने इन्वेस्ट किया एक बिजनेस में। दे अर्न अ प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 2, P को 2 मिलेगा रेशियो और Q को 3 मिलेगा। ए P इन्वेस्टेड ₹40,000, P ने पैसे डाले थे 40,000 रेशियो, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय Q इज, तो Q ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की होगी। तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ पे x लिख दें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। x किस तरह की, इसको उधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई, 2x = 3 4 को ऐसे लिख देती हूँ, 340,000 कर दें साथ में। और अब क्या होगा, 2x = 3 4 12 आगे जितने भी जीरो हैं 4, यानी कि 4 0 आ गए। तो अब क्या करेंगे, 2 को उस पर डिवाइड कर दें, x अपनी जगह रहेगा और 120,000 को वहाँ पे जाके 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 = 2 2 6 = 12, तो ये क्या बनेगा 60,000। यहाँ पे आएगा 6 0 और आगे 3, x = 60,000। हमारे पास आंसर क्या है, ऑप्शन सी 60,000। व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे इज 6 आवर्स। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। आपके टोटल कितने होता है, हमेशा टोटल की बात क्या करें, टोटल होते हैं 24 आवर्स इन अ डे, तो उसमें से कितनी परसेंटेज पूछिए, 6 आवर्स की। 6 आवर्स हैं तो इसकी परसेंटेज 24 में समझो 6 मार्क्स आए एक तरह के, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 24 करो और फिर उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास बनता है 25, यानी कि 25%। ऑप्शन सी करेक्ट है। अ मैन हैज सम hens and cows. If the number of heads be 48 and the number of feet equal 140, then the number of hens will be. नंबर ऑफ हैंस बतानी है, ठीक है। अब एक बंदा है उसने हैंस ली हैं, उसके पास काउस भी हैं। इफ द नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, सबका सर एक ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जब सबका सर एक ही होता है तो हम क्या करेंगे, हैन है उसका सर भी एक है, काउ है उसका सर भी एक है, दोनों को सबको ऐड करने से हमें नहीं पता कितने हैं टोटल, ठीक है। उनको ऐड करने से कितना होता है 48। ये इक्वेशन 1 हमें बात बता रही है। लेकिन उन्होंने सेकंड इक्वेशन में बोला है कि द नंबर ऑफ फीट इक्वल्स 140। हैन की कितनी फीट्स होती हैं, 2, यानी कि 2 हैन की कितनी फीट होगी, 2। जब भी कोई नंबर होल मल्टीप्लाई होगा तो 2 हैन की फीट्स आनी चाहिए। और काउस की कितनी फीट होती हैं, 4 काउ की होती हैं, इज इक्वल्स टू कितना हुआ 140। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब क्या आप इस इक्वेशन से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप इनमें से एक वेरिएबल को निकालना है, एक ऐसे निकालेंगे, इनमें से किसी एक वेरिएबल को 2 हैन को निकाल लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब वेरिएबल की सम होगी तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 हैन में से अगर मैं इस वाले को 2 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कैसे आंसर आएगा कि आंसर इस तरीके से कि 2h + 2c = 96, 240 = 96। अब चूंकि मैं इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इस वाली टर्म से मैं क्या कर रही हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या है प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो 2h में से 2h निकल गए और आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4c में से 2c गए तो 2c = 2c और 140 में से 96 गए तो हमारे पास आया 44। अब यहाँ पे कैंसिल करें तो 2 1 = 2 2 22 तो ये काउ की कितनी फीट्स आएंगी 22।
सो काऊ के कितने हेड्स आएंगे 22, काऊ का हेड आ गया हमारे पास, ठीक है। और फिर उसके बाद जब काऊ का हेड आ गए हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हेन के टोटल काऊ के नंबर्स आ गए कि टोटल काउस कितनी है 22, यानी 22 काऊ होंगे, जिसमें से 48 में से 22 जो सर हैं वो काऊ के हैं, और जो फीट हैं वो आधी फीट जो हम 22 के मुताबिक 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 88 फीट जो हैं वो काऊ की हैं। लेकिन हमें किसका नंबर ऑफ हैंड्स चाहिए था, नंबर ऑफ हैंड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे हैंड्स का नंबर चाहिए, तो हम क्या करें, h प्लस काऊ कितनी है 22 इज इक्वल्स टू 48। हेड का मतलब ये टोटल हमारे पास 48 हमारे पास टोटल वेरिएबल्स हैं, यानी कि टोटल हमारे पास जितने भी इंडिविजुअल्स हैं 48 है। हेड का मतलब ये एक ही था, हर एक का एक एक हेड है, तो हम इंडिविजुअल के तौर पे ले सकते हैं। तो हैन कितना हो गया 48 माइनस 22, तो हैन इज इक्वल्स टू 48 में से अगर हम 22 को निकालेंगे, 48 माइनस 22 हमारे पास बनेगा 26, तो ये हमारे पास आंसर है 26। तो हैन हमारे पास कितनी है 26। चूंकि हमने हेड निकाली है, हेड निकालने का मतलब यही होगा हमने हैन निकाली है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो उसमें थोड़े फार्मूलाज यूज हुए हैं और वो बहुत ही सिंपल है, उसको करते हैं। p माइनस क्यू इक्वल टू, इक्वेशन बनी बनाई मिल गई, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये स्केयर है, ठीक है। पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू 116, ये भी इक्वेशन बन गई। अब इन्होंने बोला कि पी और क्यू को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है, ठीक है। अब पी और क्यू को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पी और क्यू का पहले हम निकालेंगे वैल्यू, पी क्या है क्यू क्या है, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन से हमने पी की वैल्यू निकाली, पी की वैल्यू क्या थी, पी इज इक्वल टू 6 प्लस क्यू। अब हमें पता नहीं है क्यू क्या है, तो हमने क्या किया, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, पी की जगह क्या हमने पुट कर दिया, पी की वैल्यू यानी कि 6 प्लस क्यू। सारे वेरिएबल सेम हो गए तो एक वेरिएबल आराम से निकल सकते हैं। 6 प्लस क्यू का स्क्वायर निकाला, प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 116, तो ये हमारी इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। अब जब स्क्वायर है तो स्क्वायर हम खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 6 इंटू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर उसका अपना और 116। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ क्यू स्क्वायर लिख ले तो ये वाला क्यू स्क्वायर नहीं लिखते, ये इक्वेशन का क्यू स्क्वायर है और ये फार्मूले का क्यू स्क्वायर है। आगे चलते हैं, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, क्यू स्क्वायर वापस आया, 12 2 6 12 12 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 116। अब हमारे पास 2 क्यू स्क्वायर आ गए तो 2 क्यू स्क्वायर आ गया प्लस 12 क्यू आ गया प्लस 36, और यहाँ 116 वहाँ उस साइड पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे साइड पे क्या हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट आया हमारे पास 2 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू माइनस 80, 36 में से 160 माइनस किया तो हमारे पास 80 आया, साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू का, इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इन सब में 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लिया, क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यूब माइनस 40 इज इक्वल टू 0, क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यूब माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, जब मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं हम इसको सोल्यूशन निकालते हैं। क्यू स्क्वायर प्लस 10 में से 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 40, यानी सी वाली टर्म आती है 10 4 सा 40, और इनको जब सब्ट्रैक्ट करो 10 में से 4 निकालो तो 6 क्यूब ही आता है, तो यानी मिड टर्म ब्रेक हमारी वैलिड है। नेक्स्ट करते हैं, क्यू कॉमन लिया, क्यू प्लस 10 माइनस 4 यहाँ से कॉमन लिया, क्यू प्लस 10 दोनों टर्म्स कॉमन आ रही है, इसका मतलब हमारे अभी तक सही चला। तो इसका क्या करते हैं, क्यू माइनस 4 एक टर्म ये बन गई और क्यू प्लस 10 एक टर्म ये बन गई। तो अगर इसका एक क्यू की वैल्यू निकाले, क्यू इज इक्वल्स टू 4 और एक है क्यू इज इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस वाली टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे, इसको क्या करेंगे निगलेक्ट, और क्यू इज इक्वल्स टू 4 को हम ले लेंगे। जब हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई तो हम उसको पी वाली टर्म में यूज इंटर करेंगे कि पी माइनस क्यू वाली क्या है 4, तो हम यहाँ पे हमने इंटर कर दी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 6 थी, तो पी माइनस 4 इज इक्वल टू 6, पी की वैल्यू क्या आएगी 6, यहाँ पे माइनस हो रहा है साइड पे क्या हो जाएगा प्लस, पी 6 प्लस 4 तो पी इज इक्वल टू 10। जब पी की वैल्यू 10 आ गई और क्यू की वैल्यू 4 आ गई तो पी और क्यू को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 40, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, आंसर क्या है हमारे पास 40। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास लॉजिकल सेक्शन है, और लॉजिकल सेक्शन में आपको पहले से इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि लॉजिकल क्वेश्चन आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, जैसे इंस्ट्रक्शन दी जाएंगे उसी के मुताबिक आपने सॉल्व करना है, और इसके बारे बारे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जिसमें है बॉक्स नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कंटेंट है इसका 2 9 6 8 7 एंड 14। स्टेप 1 है x इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस 3, b इज इक्वल टू बॉक्स a माइनस 10 और x इज इक्वल टू b प्लस x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको लाइन वाइज करते हैं। x की वैल्यू पहले हमें दे दी 3, a क्या है बॉक्स x प्लस 3, यानी x की जगह क्या करेंगे 3, 3 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो a जो है बॉक्स 6 के इक्वल है, बॉक्स 6 में क्या मौजूद है 14, a की वैल्यू क्या आ गई 14 और b की वैल्यू क्या निकालेंगे, a में से 10 को माइनस करो, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 14, 14 में से 10 को निकाला 4 आया, तो बॉक्स नंबर 4 में हमारे पास क्या है 8, तो b की वैल्यू क्या आ गई 8। तो x की वैल्यू दोबारा से अपडेट हो रही है जो कि होगी b प्लस a क्या आएगा हमारे पास 14 प्लस
8 करो तो हमारे पास आता है 22, 14 + 8 किया तो हमारे पास आया 22, तो ये हमारे पास 3 अपडेट हो गया, क्या हो गया 22, तो x किया है हमारे पास 22। इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको लॉजिकल क्वेश्चन बहुत ही डिटेल से कराए हैं, अगर आप एक दफ़ा वहाँ से देखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप पहले वो क्वेश्चन देखें, फिर आप यहाँ पे आएँ और यहीं से कंटिन्यू करें, और ये सारे क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। हम इन पूरे पेपर को लाजमी सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उसका सेक्शन देखना लाजमी है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। बॉक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। कंटेंट है इसका 15 2 4 5 3 9। स्टेप 1 है m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3। बॉक्स क्या है m प्लस n मतलब कि 2 3 4 5। बॉक्स नंबर 5 की वैल्यू अपडेट करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, बॉक्स n मल्टीप्लाई बाय m - 2। लॉजिकल क्वेश्चन हमेशा आपने ये करना है कि इसकी सीक्वेंस में चल रहा है उसी सीक्वेंस में चलना है। आपने डिमैश रूल बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। जो पहले कंडीशन दी है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन अगर पहले दिए या सब्ट्रैक्शन पहले दिए, पहले आपने उसी को करना है, फिर नेक्स्ट वाले को करना है। अगर आप ऐसे करेंगे, डिमैश रूल अप्लाई करेंगे, तो हाँ गलत हो जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन में कभी भी डिमैश रूल अप्लाई नहीं करते। तो चलते हैं क्वेश्चन, बॉक्स n इंटू m किया तो हमारे पास क्या आया, n हमारे पास क्या था 2 इंटू 3 किया तो 6 - 2 किया तो हमारे पास 4 आया। तो बॉक्स 5 के अंदर हमने क्या वैल्यू अपडेट करनी है, बॉक्स नंबर 4 वाली। बॉक्स नंबर 4 में है 5 और बॉक्स नंबर 5 में क्या कर देंगे, 5 वैल्यू अपडेट कर देंगे। अपडेट कर दी। अब n की वैल्यू अपडेट हो रही है। n की वैल्यू अब क्या है, पहले क्या थी 3, अब क्या हो जाएगी n प्लस m किया तो हमारे पास क्या है 5, तो अब 3 नहीं रही, अब 5 हो। अब बॉक्स नंबर n यानी कि अपडेटेड वैल्यू को हमने यूज़ करना है। कभी भी आपने प्रीवियस वैल्यू यूज़ नहीं करनी है, आपने हमेशा अपडेटेड वैल्यू यूज़ करनी है, जो कि अब क्या है 5। तो बॉक्स 5 की वैल्यू दोबारा अपडेट होगी, जो कि है बॉक्स n स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, तो ये हमारे पास बनेगा कि n स्क्वायर लिए, यानी कि 5 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आया, 5 5 = 25, 25 - 2 किया तो हमारे पास क्या आया 23। बॉक्स नंबर 23 आपको कहीं नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, तो आप बॉक्स 5 की वैल्यू कैसे अपडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बॉक्स n की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, यानी कि क्या अपडेट हुई थी 5, तो आंसर क्या आएगा 5। यहाँ पे एक सब बच्चे गलती करेंगे, 23 मार्क कर लेंगे, लेकिन ये गलत है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बॉक्स की वैल्यू अपडेट करानी है उस वाले बॉक्स में, पिछले बॉक्स में। तो जो हमारे पास बॉक्स 23 मौजूद ही नहीं है, तो हम कैसे अपडेट करा सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहते हैं बॉक्स 1 2 3 4 5 6। कंटेंट है 5 23 8 12 15 10। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6। इफ बॉक्स x इज ग्रेटर देन बॉक्स x + 1, देन स्वैप बॉक्स x + 1 और बॉक्स x। अब हमें बोला है कि x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 6 है। बॉक्स x क्या है हमारे पास, यानी बॉक्स ये जो हमारे बॉक्स है ना, इस बॉक्स नंबर का हमारे बात नहीं गई, इन्होंने हमें बॉक्स नंबर के कंटेंट की बात की है। कहते हैं कि अगर बॉक्स x यानी बॉक्स नंबर 3 का जो कंटेंट है अगर वो बड़ा है बॉक्स नंबर x + 1 कितना होगा बॉक्स नंबर 4 के कंटेंट से। क्या बॉक्स नंबर 3 का कंटेंट बॉक्स नंबर 4 के कंटेंट से बड़ा है? क्या 8 ग्रेटर देन 12 है? नहीं, ये गलत है। तो हम स्वैप नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था अगर ये बड़ा होगा तब आपने स्वैप करना है। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या उन्होंने बोला, x इज इक्वल टू x + 1, यानी पहले 3 था, अब क्या हो गया 3 + 1 किया तो 4, यानी x की वैल्यू अपडेट होगी, क्या होगी 4। इफ़ x इज लेस देन y, यानी कि x जो है लेस देन y, अब क्या है x 4 है, 4 इज लेस देन 6, तो क्या 4 लेस देन 6 है? ठीक है। फिर कह रहे अगर ऐसा है तो देन गो टू स्टेप 2, फिर स्टेप 2 में चले जाओ। फिर हमने क्या किया, स्टेप 2 पे वापस आ गए। स्टेप 2 में अब वहाँ पे अपडेटेड वैल्यूज़ की बात करेंगे। इफ़ बॉक्स x यानी बॉक्स नंबर किसकी बात की है, बॉक्स नंबर 4, कि अगर बॉक्स 4 का जो कंटेंट है अगर बॉक्स 5 के कंटेंट से बड़ा है, यानी कि बॉक्स 4 का कंटेंट बॉक्स 5 के कंटेंट से बड़ा है, फिर स्वैप कर दो। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, बड़ा नहीं है, 12 15 से छोटा है, तो हम स्वैप नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट फिर से चले जाएंगे 4 का कंटेंट अपडेट हो रहा है, 4 + 1 कितना हो गया 5, तो अब 4 नहीं रहा, अब 5 हो चुका है। अगर 5 इज लेस देन y, यानी कि x इज लेस देन y, यानी कि 5 इज लेस देन 6, देन गो टू स्टेप 2, जो कि कंडीशन वैलिड है, दोबारा स्टेप 2 में चले गए। स्टेप 2 में गए तो अब हमने यहाँ पे बात की बॉक्स नंबर 5 की बात करेंगे। बॉक्स नंबर 5 में जो भी कंटेंट है अगर वो बड़ा है बॉक्स नंबर 5 + 1 यानी कि 6 वाले कंटेंट से, तो फिर हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे बॉक्स x + 1 और बॉक्स x को। तो हमने देखा कि बॉक्स नंबर जो x था यानी बॉक्स नंबर 15 का कंटेंट है वो 6 से बड़ा है, तो हमने क्या किया 6 वाले यानी कि बॉक्स x + 1 यानी कि 6 वाले को बॉक्स नंबर 5 वाले के साथ हमने अपडेट स्वैप कर देना, यानी 15 नहीं रहा, अब इधर क्या हो गया 10 हो गया, और 10 नहीं रहा, इधर क्या हो गया 15 हो गया। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, x को अपडेट कर देना है। x पहले क्या था 5, अब क्या हो जाएगा 6, यानी कि अब x क्या बचा 6 हो गया। अगर 6 बड़ा है 6 से, यानी कि x इज लेस देन y, यानी कि 6 अगर छोटा है 6 से, देन गो टू स्टेप 2, लेकिन 6 से छोटा नहीं होता, उसके इक्वल होता है, तो हम स्टेप 2 में दोबारा नहीं चाहेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉक्स x, बॉक्स x की क्या वैल्यू, यानी कि बॉक्स नंबर x अपडेटेड वैल्यू क्या थी बॉक्स x की 6, तो बॉक्स x की वैल्यू क्या है इस वक्त 15।
हम कर देंगे 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड इज द फंक्शन विच गिव्स द इंडेक्स ऑफ अ बॉक्स फॉर द प्रोवाइडेड नंबर टू इट। फाइंड 23 विल गिव आंसर 2। ओके, कई जगहों पे ऐसा होगा कि आपको बॉक्स नंबर दिए हुए छोटा नंबर होगा तो बॉक्स नंबर को हम फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास बड़ा कोई नंबर आ जाएगा तो हम उसके कंटेंट को फाइंड करेंगे। स्टेप 1 फाइंड 1। फाइंड 1 में क्या है हमारे पास a इक्वल टू 4। 1 को फाइंड किया हमारे पास 4 आंसर आ गया। b को फाइंड करते हैं। फाइंड 3। फाइंड 3 किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 8 आ गया। x क्या है a प्लस b को ऐड करने। a प्लस b को ऐड किया तो हमारे पास x की वैल्यू है 12। c फाइंड x। x को फाइंड करो। क्या हमारे पास 12 है यहाँ पे कोई? हाँ है। जो 12 के ऊपर बॉक्स नंबर क्या बन रहा है 4, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो y को करो x प्लस सी। x कितना है हमारे पास 12। 12 में c को प्लस करो तो कितना बनता है 12, 13, 14, 15, 16। 16 आंसर बनते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आया 16। तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा 16। अब नेक्स्ट चलते हैं। बॉक्स 1 2 3 4 5 6 10 15 20 25 30 35 इसका कंटेंट है। जब ये इसके कंटेंट है चले इसके देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 बॉक्स x इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस 2, यानी कि x इज इक्वल टू 1 है। बॉक्स नंबर 1 इज इक्वल्स टू है बॉक्स नंबर 1 के कंटेंट को अगर बॉक्स नंबर x प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 2 यानी बॉक्स नंबर 3 के कंटेंट में ऐड कर लो। तो बॉक्स नंबर 1 में कंटेंट है 10, 10 प्लस 3 का कंटेंट करो 20, तो बॉक्स नंबर 10 प्लस 20 प्लस 10 30, यानी अब बॉक्स नंबर 1 में 10 नहीं रहा, अब 30 आ चुका है। 30 आ चुका है। तो अब x की वैल्यू अब अपडेट हो रही है x प्लस 3 के साथ, यानी 1 प्लस 3 करो तो क्या आता है 4। अब 4 हो चुकी है, x की वैल्यू 1 नहीं रही, अब क्या हो चुकी है 4। तो बॉक्स x इज इक्वल्स टू बॉक्स x प्लस बॉक्स x माइनस 3, यानी बॉक्स 4 यानी कि अपडेटेड वैल्यू क्या है बॉक्स 4, यानी बॉक्स नंबर 4 का कंटेंट अपडेट होगा कैसे? बॉक्स नंबर x यानी बॉक्स नंबर 4 में जो भी कंटेंट है यानी कि 25 में प्लस कर दो बॉक्स x माइनस 3। x कितना है 4, 4 माइनस 3 वाला डब्बा क्या है 4 माइनस 3 में मौजूद है 1। 4 माइनस 3 कितना आता है 1। तो बॉक्स 1 में क्या कंटेंट मौजूद 30, यानी 25 में अगर 30 को ऐड कर लो तो जो भी आंसर आता है वो बॉक्स x यानी कि बॉक्स नंबर 4 में डाल दो। तो 25 प्लस 30 करो तो हमारे पास आता है 25 प्लस 30 किया तो हमारे पास आंसर आता है 55। तो यहाँ पे अब 25 नहीं रहा, वो यहाँ पे हो चुके हैं 55। अब दोबारा से स्टेप 5 में दोबारा जाना है और वहाँ पे क्या करना है x की वैल्यू दोबारा अपडेट करनी है। पहले क्या थी 4 प्लस 1 किया 5 हो गई। अब 4 नहीं रही, अब बॉक्स अब x की वैल्यू क्या है 5। तो बॉक्स नंबर 5 यानी x की बात करें तो यानी बॉक्स नंबर 5 इज इक्वल टू बॉक्स 5। बॉक्स 5 में क्या कंटेंट मौजूद है 30 प्लस। मैं डायरेक्ट कंटेंट्स लिख रही हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली वीडियो से सारा सीखा होगा और आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा ये करना, क्योंकि मैं यहाँ इसको गो थ्रू कर रही हूँ सिर्फ एक दफ़ा। तो बॉक्स x माइनस 4 5 माइनस 4 क्या है बॉक्स नंबर 1। तो 30 प्लस 30 बॉक्स नंबर 1 में क्या कंटेंट मौजूद है 30। 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। तो बॉक्स 5 की वैल्यू अपडेट होगी क्या होगी 60। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉक्स x? बॉक्स x की अपडेटेड वैल्यू क्या थी लेटेस्ट 5। तो बॉक्स नंबर 5 की वैल्यू पूछ रहे हैं तो हमारे पास क्या है 60। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कराया स्वैप इज अ फंक्शन एंड चेंजेस द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स लेट x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू स्वैप x y रिजल्ट्स इन x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 5। ये भी दोबारा से स्वैप वाला फंक्शन यूज हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हम फर्दर हम एनालिटिकल इंग्लिश का पोर्शन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट पास पेपर कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है ताकि आगे एनालिटिकल क्वेश्चन जो कि आपके बच्चों को मुश्किल लगते हैं और वो बहुत ईजी तरीके से कराए गए हैं। चलिए देखते हैं। a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 5 है, x इज इक्वल टू बॉक्स a यानी कि बॉक्स नंबर 4। बॉक्स नंबर 4 में क्या कंटेंट मौजूद है x। तो x किसके इक्वल हो गया x के ही। y इज इक्वल टू बॉक्स b में यानी बॉक्स नंबर 5। बॉक्स नंबर 5 में क्या मौजूद है m। y किसके इक्वल हो गया m के। ये इनके कंटेंट हैं। ठीक है, स्वैप x एंड y, x और y को स्वैप कर दो। x में जो कुछ है वो y में कर दो, y में जो कुछ है नहीं। अब क्या हो गया x में क्या होगा m होगा और y में क्या होगा x होगा। अब हमारे पास a जो है वो अब दोबारा से अपडेट हो रहा है। a क्या हो रहा है हमारे पास अपडेट हो गया। क्या होगा कि पहले a प्लस बी माइनस 1 करो, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, फिर डिवाइड बाय 4 करो। ठीक है, उसकी जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास a होगा। a की वैल्यू क्या थी, अब इसको हम यहाँ पे साइड पे करते हैं। a की वैल्यू अपडेट होने जा रही है। पहले a की वैल्यू क्या थी 4 प्लस 5 किया तो हमारे पास क्या आया 9 माइनस 1 किया तो हमारे पास क्या आया 8 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमारे पास क्या आया 8 2 16 को डिवाइड बाय 4 किया, यानी कि 16 को डिवाइड बाय 4 किया, 4 1 4 4 से 6। a की वैल्यू क्या आ गई 4। वही सेम वैल्यू आ गई तो हम a की वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे, 4 थी और 4 ही आ गई। और b की वैल्यू क्या है a प्लस 1, यानी कि जो भी अपडेटेड वैल्यू है 4 प्लस 1 किया तो 5। b की वैल्यू वही सेम रही है तो हम वही सेम b की वैल्यू भी सेम वही रही है, यानी कि a प्लस 1 4 प्लस 1 5। अब हमने क्या करना है x इज इक्वल टू बॉक्स ए में क्या है बॉक्स यानी 4, x किसके इक्वल है बॉक्स 4 के। x इज इक्वल टू क्या हो गया x, y इज इक्वल टू बॉक्स बी में क्या है 5, तो 5 में क्या है m। तो
बॉक्स, तो हमारे पास क्या है एक्स और वाई, इसी तरतीब से लिखना है एक्स और एम, यानी कि बॉक्स एक्स में क्या मौजूद है एक्स और एम, तो एक्स और एम ये है। ऐसा ना हो आप एम एक्स को चूज कर लें, यानी वाई को पहले लिख दिया एक्स को बाद में, जो तरतीब इन्होंने दी है ना एक्स और वाई, यानी एक्स में क्या कंटेंट मौजूद है एक्स और वाई में क्या कंटेंट मौजूद है एम, तो उसी तरतीब से एक्स और एम निकालें। ऑर्डर पेयर उस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर पेयर का आपका लॉजिक यूज हो रहा है कि ऑर्डर पेयर आप किस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। उसमें पूछे हमसे बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 कंटेंट है 12 3 15 1 4 18। बॉक्स नंबर 1 इज इक्वल टू बॉक्स नंबर 2 प्लस बॉक्स इंटू बॉक्स 4। बॉक्स 1 की वैल्यू अपडेट करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास बॉक्स 2 में क्या मौजूद है 3 में जमा कर दें आप बॉक्स नंबर 4, यानी कि बॉक्स नंबर 4 में क्या कंटेंट मौजूद है 1, यानी बॉक्स नंबर 1 का जो भी कंटेंट है उसको ऐड करना है, ठीक है। बॉक्स के अंदर बॉक्स दिया हुआ है, तो इसलिए पहले बॉक्स 4 में क्या कंटेंट है उसको लिखें, फिर उसको वो जो भी आंसर आएगा वो किस बॉक्स में आ रहा है, वो बॉक्स नंबर 1 आ रहा है, तो बॉक्स नंबर 1 में क्या कंटेंट मौजूद है 12, तो 3 + 12 कितना होगा 15। तो बॉक्स 1 में अब 12 नहीं रहा, अब क्या हो चुका है 15। इफ़ बॉक्स 1 इज ग्रेटर देन 15, अगर बॉक्स 1 जो है ग्रेटर देन 15 है, अगर फिर इसको क्या करो बॉक्स 1 इक्वल टू बॉक्स 2 + 1, लेकिन वो तो इसके बराबर है, उससे बड़ा है ही नहीं, तो हम इसको नहीं करेंगे। तो बॉक्स 1 की वैल्यू क्या है 15, तो वही की वही रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 10 6 14 9 4 8। अगर आप देख सकें तो हम ये क्वेश्चन आधे सेकंड्स में कर रहे हैं, यानी कि 30 या 45 सेकंड से ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लग रहा, ठीक है, जल्दी हो रहे हैं। तो अगर हम चले तो बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 10 6 14 9 4 8, m इज इक्वल टू 2, 9 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू बॉक्स m, a की वैल्यू हमने निकाली है बॉक्स m, बॉक्स नंबर यानी कि m की वैल्यू क्या है 2, बॉक्स नंबर 2 में क्या है 6, a इज इक्वल टू क्या होगा 6, और b की वैल्यू है बॉक्स n, यानी कि bn क्या है 5, तो बॉक्स नंबर 5 में क्या कंटेंट मौजूद है 4, तो b की वैल्यू क्या है 4। इफ़ a इज़ लेस देन 5, अगर a जो है लेस देन 5 है देन ये वाला काम करना है, लेकिन हमें पहले पता है कंडीशन रॉन्ग होगी, 6 लेस देन 5 नहीं है, 6 ग्रेटर देन 5 है, तो ये कंडीशन रॉन्ग होगी। एल्स क्या करना है, एल्स हमने क्या करना है कि बॉक्स n को जो है बॉक्स नंबर n, यानी बॉक्स नंबर क्या है बॉक्स नंबर 5 में जो कुछ भी है बॉक्स m+1 कर देना, उसमें बॉक्स m+1 की वैल्यू पुट कर देंगे। m के m+1 कितना बना है 2 + 1 3, यानी बॉक्स 5 में क्या पुट करना है बॉक्स नंबर 3 का कंटेंट, बॉक्स नंबर 3 में क्या 14, तो अब 4 नहीं रहा, अब 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 5 में क्या करना है m इज इक्वल टू m-1, m की वैल्यू अब क्या हो चुकी है m-1, ये 2 - 1 कितना हुआ 1, m की वैल्यू अब 2 नहीं रही, अब क्या हो चुकी है 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉक्स m प्लस बॉक्स n, बॉक्स m क्या है 1, m बॉक्स नंबर m क्या अपडेटेड वैल्यू m10, तो प्लस n क्या है हमारे पास 5, वो हमारे पास चेंज नहीं होता, 5 में क्या है 14, तो हमारे पास क्या आ गया 24, 10 + 14 24। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है बॉक्स नंबर और कंटेंट्स गिवन है, तो 1 2 3 4 5 6, कंटेंट है 5 3 6 7 9 2। स्टेप 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू बॉक्स y - x - 3, तो a की वैल्यू यहाँ पे अपने अपडेट करनी है बॉक्स y - x, y कितना है 6 6 - x यानी 6 - 2 करें, यानी बॉक्स नंबर 4 में जो भी कंटेंट है उसमें 3 माइनस करें, बॉक्स नंबर 4 में कंटेंट मौजूद है 7, 7 में से 3 माइनस करो, 7 में से 3 माइनस किया तो आंसर आया 4, तो a की वैल्यू क्या है a इज इक्वल टू 4, बॉक्स a यानी कि बॉक्स नंबर 4, यानी a की वैल्यू क्या थी 4, बॉक्स नंबर 4 इज, अब क्या हुआ बॉक्स नंबर 4 का कंटेंट अपडेट करना, वो इस तरीके से अपडेट करेंगे बॉक्स नंबर x, बॉक्स नंबर x क्या है बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 2 में जो भी कंटेंट है, यानी कि बॉक्स नंबर 2 में क्या कंटेंट है 3, 3 में से कंटेंट माइनस करना है बॉक्स नंबर 5, बॉक्स नंबर 6 का कंटेंट माइनस करना है, बॉक्स नंबर यानी y की वैल्यू क्या थी 6, तो बॉक्स 6 में क्या कंटेंट मौजूद है 2, तो 3 में से 2 को माइनस करें 1 आ जाएगा, तो ए बॉक्स नंबर 4 में अब क्या 7 नहीं रहा, अब क्या हो चुका है 1 आ गया। बॉक्स b इज इक्वल टू y - 3, y की वैल्यू क्या थी 6, 6 - 3 करो तो हमारे पास क्या आएगा 3, b की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी कि b की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू जब 3 है यानी कि बॉक्स नंबर b यानी बॉक्स नंबर 3 की क्या वैल्यू है x की वैल्यू क्या थी 2, 2 × 5 करो तो हमारे पास क्या बनता है 10, 10 में प्लस करना है बॉक्स a में क्या है, यानी बॉक्स नंबर 4 में क्या कंटेंट मौजूद है, बॉक्स a इज इक्वल टू 4 था, तो a इज इक्वल टू 4 और बॉक्स 4 में कंटेंट मौजूद है 1, तो ये हमारे पास आया है 21, तो यानी कि बॉक्स नंबर 4 का कंटेंट बताना है। ये तो बॉक्स नंबर 3 का कंटेंट अपडेट हुआ जिसके अंदर हमारे पास आया बॉक्स नंबर 3 में क्या आया 21, जब बॉक्स नंबर 3 में 21 आ चुका है तो फिर वेट 10 और +1 सॉरी बॉक्स नंबर 3 में 21 नहीं आया 11 आ गया, ठीक है 11 आ गया।
वैल्यू ऑफ बॉक्स 4 इज इक्वल टू बॉक्स 4 की वैल्यू बतानी है, 1 है 11 है। तो हमारे पास बॉक्स नंबर 3 का जो कंटेंट बॉक्स नंबर 3 का कंटेंट अपडेट, यहाँ पे हमने सारा कुछ सही लिखा है और यहाँ पे बॉक्स 3 की बात की गई है। बॉक्स नंबर 3 इज इक्वल टू 2, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या थी 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1। तो हमारे पास बॉक्स नंबर 4 में क्या था 1, तो 2 10 प्लस 1 का हमारे पास क्या हो गया 11 हो गया। तो वैल्यू ऑफ बॉक्स 4 कितनी हो गई 1। तो वैल्यू ऑफ बॉक्स 4 क्या हमें 3 की नहीं पूछी 4 की पूछी, 4 में अभी भी 1 ही मौजूद है, उसमें 11 अपडेट नहीं हुई। ठीक है, हमने बॉक्स 3 की पहले अपडेट की थी, आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। ठीक है, जिसमें मैं थोड़ा सा हो गई थी, लेकिन अब क्लियर है कि बॉक्स नंबर 4 की वैल्यू क्या है 1। तो क्या हमें 5 3 6 11 है, कहीं 1 नज़र आ रहा है नहीं, तो ऑप्शन ई आराम से लगा लें, नन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ये स्टूडेंट का साइकोलॉजी देखी जाती है कि वो नन को चूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आपने नन कहीं कहीं पे आएगा ज़रूर और आता भी है, तो आपने नन को ऑप्शन चूज़ करना लाजमी है। ऐसा ना हो कि आप 11 करें तो 11 को तो उनको पता है कि ऑप्शन बॉक्स 3 में क्या है 11 है, लेकिन बॉक्स 4 में तो इनका ऑप्शन गिवन ही नहीं है, तो नन ही करना था। नन का ऑप्शन किसी वजह से दिए, वैसे नहीं दिया हुआ। बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 कंटेंट क्या है 6 5 9 7 8 12। स्टेप 1 है हमारे पास ए इज इक्वल टू बॉक्स 5, बी इज इक्वल टू बॉक्स 3, यानी कि ए की वैल्यू क्या है बॉक्स 5 में जो भी कंटेंट है, यानी कि ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है बॉक्स 3 में जो भी कंटेंट है यानी कि 9। तो ए की वैल्यू अपडेट करो, बी में से 9 को 5 को माइनस करके, यानी 9 में से 5 को माइनस करो तो 4, यानी अब 8 नहीं रही, अब 4 हो चुकी है ए की वैल्यू। बी की वैल्यू में ए की वैल्यू में 6 प्लस करो, अब ये अपडेटेड वैल्यू की बात करें, यानी 4 है, 4 में 6 प्लस करो तो 10, अब 9 नहीं रही, अब 10 हो चुकी है। अब बॉक्स ए किसके इक्वल है, बॉक्स ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय 7। अब बॉक्स नंबर ए यानी कि बॉक्स नंबर किसकी बात कर रहे हैं 4, यानी बॉक्स 4 की वैल्यू हम अपडेट करेंगे कैसे, बॉक्स नंबर ए यानी कि बॉक्स नंबर 4 में जो कुछ है उसको मल्टीप्लाई बाय करें बी से, बॉक्स बी से नहीं सिर्फ बी से, बी क्या है 10, 10 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 7, 7 10 70, तो हमारे पास आ गया 7 10 70 डिवाइडेड बाय 7 किया तो 7 10 70, तो हमारे पास आया इसका आंसर 7 ही रहा। अब यहाँ पर क्या हो गया 10, तो बॉक्स ए की वैल्यू क्या हो गई, और आप देख सकते हैं कि जो 10 इसका हमारे पास आंसर आया है, यानी कि 10 जो आंसर आया है, यानी बॉक्स नंबर ए में अब क्या होगा 10, 10 के ऑप्शन है आपको गिवन है यहाँ पे बॉक्स ए, यानी बॉक्स 4 में क्या है 10, तो पहले है 5 15 50 70 नन, तो ऑप्शन होगा नन, क्योंकि 10 तो हमें गिवन ही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 कंटेंट है 5 6 7 3 9 4, बॉक्स नंबर 1 इक्वल है बॉक्स नंबर 2 के, यानी कि जो पिछली वैल्यू होती है उसी को अपडेट करना होता है, अगली वैल्यू जो होती है उसमें जो कंटेंट होता है उसको पिछली बॉक्स में डालना होता है। ठीक है, तो बॉक्स नंबर 2 में जो भी कंटेंट है यानी कि 6, वो क्या कर दो बॉक्स 1 में शिफ्ट कर दो, 6 शिफ्ट नहीं करना उसको, उसके अंदर 7 लिखना है। बॉक्स 2 में क्या था 6, तो बॉक्स 1 किसके इक्वल है अब 6, बॉक्स 2 किसके इक्वल है बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 4 में क्या है 3, बॉक्स 2 में क्या आ गया 3, बॉक्स 3 किसके इक्वल है बॉक्स नंबर 6, बॉक्स नंबर 6 में क्या है 4, यानी बॉक्स 3 में क्या आ गया 4, बॉक्स 4 किस में इक्वल है बॉक्स नंबर 2। अब इसके आगे अगर इसके आंसर लिख लेंगे ना, बॉक्स 2 में अब क्या अपडेटेड वैल्यू 3, तो आपके लिए इजी हो जाएगी, यानी बॉक्स 4 में अब क्या करना है 3। अब जो अपडेटेड वैल्यूज होंगे उन्हीं को यूज़ करना है, ऐसा ना पुरानी वैल्यूज यूज़ कर रहे हो। बॉक्स नंबर 5 इज इक्वल टू बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 5 में अब क्या करना है बॉक्स नंबर 1 में अपडेटेड वैल्यू क्या थी 6, तो बॉक्स 5 में क्या आ जाएगी 6, बॉक्स 6 में क्या करना है बॉक्स 3 की वैल्यू अपडेट करनी, बॉक्स 3 में क्या थी बॉक्स 4, तो अब ये 4 ही रहेगी। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द वैल्यूज इन बॉक्स 1 2 एंड 6, तो 1 से लेकर 6 तक जितने बॉक्स नंबर उनका सीक्वेंस क्या होगा, अपडेटेड वैल्यूज यूज़ करें 6 3 4 3 6 4, मैंने अपना सीक्वेंस लिख लिया। आप देखते हैं ये ऑप्शन कहीं गिवन है 6 3 4 3 6 4, पहला ऑप्शन ही ठीक हो गया 6 3 4 3 6 4, आगे मुझे देखने की जरूरत नहीं है 6 3 4 3 6 गलत है, आखिर में 4 आना चाहिए, इन सारों में 4 है, पहले में अच्छा 6 3 4 6 गलत हो गया, 6 3 4 3 ठीक है, लेकिन आगे क्या है 6 आना चाहिए था, गलत हो गया, 6 3 6 4 आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया, और नन क्योंकि ऑप्शन गिवन है तो नन मैं नहीं करूँगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है find is a function gives index of a box for the number provided to it, find 2 will be index 6 as under। ठीक है, ओके, अब इसमें दोबारा से देखते हैं x इज इक्वल टू फाइंड 4 यानी बॉक्स नंबर 4 का हमने फाइंड करना है, बॉक्स नंबर 4 का हमने फाइंड किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 4, y इज इक्वल टू फाइंड एवरेज ऑफ बॉक्स i क्या है 1 2 7, 1 से लेकर 7 तक जितने भी बॉक्स नंबर हैं इन सब का एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सब के कंटेंट को ऐड करें और डिवाइडेड बाय 7 कर दें, 7 जितने भी कंटेंट्स है, कितने कंटेंट है 7
सॉरी 7 + 6 + 5, 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये हमारे पास 7 कंटेंट्स आ गए डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास क्या है आंसर 4। तो एवरेज हमारे पास क्या है फाइंड 4, तो 4 को फाइंड किया हमने, तो हमारे पास आंसर क्या है 4, तो वाई भी क्या है इक्वल टू 4। पहले हमने एवरेज फाइंड किया, एवरेज में जो भी आंसर आएगा तो हमने क्या करना है उस आंसर को फाइंड करना है, ठीक है। विच वन इज ट्रू, x इज इक्वल्स टू x + y, x = y, क्योंकि x और y की वैल्यू दोनों क्या सेम आ गई। नेक्स्ट करते हैं, सम इज अ फंक्शन विच एड ऑल कंटेंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव रो। सम एक ऐसा फंक्शन है जो सबके जो कंटेंट है उनको ऐड कर देता है। बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 है, a इज इक्वल्स टू 15 12 18 9 20, b 4 3 5 2 7। करते हैं फॉर ऑल बॉक्सेस i इज इक्वल्स टू 1 to 6, फॉलो स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ओके, तो हम चलते हैं स्टेप 1 में है, इफ रिमाइंडर ऑफ बॉक्स a i डिवाइडेड बाय बॉक्स b i इज 0 देन बॉक्स i इज इक्वल्स टू 0। आई क्या है बॉक्स नंबर 1 से लेकर 6 तक, यानी आई जब भी होगा उसको हमने क्या करना है। और ये क्वेश्चन है भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी, इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। फॉर ऑल बॉक्सेस आई इज इक्वल्स टू 1 to 6, 6 तो नहीं है लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा 5, ठीक है। इफ रिमाइंडर ऑफ बॉक्स आई डिवाइडेड बाय बॉक्स बी आई इज 0 देन बॉक्स आई इज इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर की बात की, डिवीजन में उसके पूरे डिवीजन की बात नहीं की, रिमाइंडर की बात की गई, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी आप कह रहे होंगे ए के बॉक्स लिखेंगे तो फिर ये क्या बात हो, आगे आई क्या हो गया, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ। बॉक्स अब यहाँ पे देखिए 3 रोज दी हुई हैं ए बी सी, ए में दिया हुआ है 15, ए के बॉक्स नंबर 1 और क्या है ए रो बी रो, ये रो की बात करिए, यानी कि बॉक्स नंबर ए बॉक्स आई और रो क्या है ए है, बॉक्स आई रो क्या है बी। तो सबसे पहले बॉक्स नंबर 1 की बात करते हैं। तो बॉक्स नंबर 1 के लिए हमें बोला है कि बॉक्स नंबर ए, यानी बॉक्स नंबर ए में जो भी है उसको डिवाइड करो किससे, बॉक्स नंबर बी के आई से, यानी कि अगर मैं 1 ले रही हूँ तो 1 दोनों के 1 ही लूँगे, ऐसा ना यहाँ 15 ले रही हूँ यहाँ का इसका रो नंबर 2 ले रही हूँ, ठीक है, यानी कि कॉलम 2 ले रही हूँ, ऐसा नहीं करना। जब इसमें 1 ले रही हूँ तो इसमें भी 1 ही होना चाहिए डिवाइडेड बाई 4। तो अगर मैं 15 को डिवाइडेड बाय 4 करती हूँ तो 4 3 = 12, पीछे रिमेनिंग कितना बचा 3, रिमाइंडर अगर 3 बचा तो कहते हैं इफ रिमाइंडर ऑफ बॉक्स ए आई बॉक्स बी आई इज 0 देन बॉक्स आई इज इक्वल्स टू 0। पहले उस पूरे बॉक्स के कंटेंट को क्या कर दो 0 कर दो, ठीक है। अदरवाइज जो है आपने क्या करना है उसका रिमाइंडर जो है, आप अदरवाइज आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। अदरवाइज आपने रिमाइंडर जो है ना एल्स बॉक्स सी आई इज इक्वल्स टू रिमाइंडर, अदरवाइज आपने क्या करना है रिमाइंडर जो है ना उनके वहाँ लिख लेने हैं। तो क्या करना है यहाँ पे चूंकि 0 नहीं था तो मैं क्या करूँगी यहाँ इसका रिमाइंडर लिख लूँगी, कितना रिमाइंडर बचा 3। तो वैसे तो वहाँ मैं कुछ नहीं लिखूँगी, ठीक है। अदरवाइज अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है कि बॉक्स 2 कॉलम 2 लेती हूँ, यानी बॉक्स नंबर 2 लेती हूँ। बॉक्स नंबर 2 क्या है ए के वैल्यू क्या है 12, बॉक्स बी में क्या है बॉक्स बी में है 3, तो 3 1 = 3 3 4 = 12, रिमाइंडर क्या बचा 0। ये 4 जो इसका मल्टीपल है लेकिन इसका रिमाइंडर नहीं है, यानी कि अगर 12 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो काफ़ी बच्चे इस मल्टीपल को मिक्स कर देंगे उसके साथ, 3 4 = 12, तो रिमाइंडर क्या बचा कुछ भी नहीं 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये अपडेट हो गई 0 0, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है बॉक्स आई इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी स्पेस खाली छोड़ दूँगी। उन्होंने एल्स वाला एल्स कब का है, अगर मेरे पास बॉक्स आई 0 ना आए तब मैंने ये काम चलाना है, अदरवाइज़ नहीं करना है ऐसा कुछ, वहाँ खाली जगह छोड़ दूँगी। 18 डिवाइडेड बाय 5, अब मैं बॉक्स 3 को करती हूँ।